हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इसका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान भी है, लेकिन इसका 2-3 बार जरूर रिवीजन लेना। 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर जब मैं आपको करा दूंगा, उसके बाद आपको नोट्स में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आप किसी भी कंपाइलर के क्वेश्चन देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स के अंदर जो दे रखे हैं वही होंगे, ठीक है ना। तो आपको कंपाइलर के जब क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत सारी चीजें आती होंगी। हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसके अंदर सिर्फ 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके चलते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला आता है सेक्शन 85 जो कहता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के अंदर 3 बातें आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहला, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और इन पार्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर बिजनेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है ना, चाहे सेल के द्वारा, गिफ्ट या लीज या लीव या लाइसेंस हायर या किसी भी तरीके से, ठीक है ना, तो वहां पे सेक्शन 85 लग जाएगा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और उस केस में अगर टैक्स, इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी, ठीक है ना, फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए, बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है ना, अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी है, ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों ही ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। लेकिन टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द पीरियड आफ्टर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद ओनली ट्रांसफर ही लायबल होगा। तो 3 बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और साथ में मैंने ये भी बता रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो यहां पे मैंने स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जो ऊपर दे रखा है वही लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और फिर इन द गिवन केस करके आप बता देना, ठीक है ना, कि भैया अगर वो बिफोर वाला केस पूछ रहे हैं तो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, आफ्टर वाला केस पूछ रहे हैं तो, ठीक है ना, ट्रांसफर लायबल। पहले प्रोविजन लिख के फिर ये बात आप लिख देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें साथ में मैंने स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 1 भी दिखा दिया आपको, ठीक है ना। ओके, यही क्वेश्चन आप किसी भी कंपाइलर में देखोगे तो वहां भी आपको मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, सेक्शन 86। ये है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना। एजेंट एंड प्रिंसिपल मतलब, ठीक है ना, मान लो मैं एक एजेंट हूं, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल है, उसके बिहाफ पर या तो मैं सप्लाई कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं कोई गुड्स, ठीक है ना, किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर। तो उस केस में मैं यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल हम दोनों ही क्या होंगे, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, ठीक है ना, टैक्स पे करने के लिए उस गुड्स के ऊपर। आई होप क्लियर है। यहां पे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पे स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है मैंने, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहां पे है सेक्शन 87, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो आप यहां पे आरटीपी, एमटीपी, हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कंपाइलर, स्टडी मेट, सब जगह पे। अब यहां पे जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आपको लिखनी है और क्या ध्यान रखनी है। अमलगमेशन का मतलब या मर्जर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो कहता है कि व्हेन 2 और मोर कंपनीज, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज या तो अमलगमेट होती है या मर्जर होती हैं। और किस वजह से, ठीक है ना, ऑर्डर की वजह से। किसका ऑर्डर, या तो कोर्ट का या ट्रिब्यूनल या किसी और तरीके से। तो उस केस में क्या होएगा, वो जो ऑर्डर है आपको ये देखना है कि उस ऑर्डर का जो पीरियड है ना वो इफेक्टिव कब से है और डेट ऑफ ऑर्डर उसके बीच में, इफेक्ट से लेके डेट ऑफ ऑर्डर के बीच में जो टाइम पीरियड है उसके बीच में आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है उनको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। और उनको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दोनों कंपनी जो भी रिस्पेक्टिव कंपनीज है, मतलब अमलगमेट हो रही है या मर्जर हो रही है, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या लिखना है कि जो दोनों कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है या मर्ज हो रही है आपस में, ठीक है ना, वो दोनों ही कंपनी डिस्टिंक्ट कंपनी मानी जाएगी, ठीक है ना। और उनका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ उस ऑर्डर से लेके। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है और आपको ये कंपाइलर के अंदर भी मिल जाएगा सभी। तो डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ एन अमलगमेशन एंड मर्जर अंडर सेक्शन 87 ऑफ जीएसटी एक्ट। तो कुल मिला के 87 सेक्शन पूरा का पूरा लिखना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, 88 और 89 सेक्शन। 88 बात करता है कंपनी के अंदर लिक्विडेशन की, जिसके अंदर आपको 2 बातें लिखनी है। पहला, अब मान लो किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर कमिश्नर को इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जब वो अपॉइंट हुआ, अपॉइंटमेंट की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वो कमिश्नर को इंटीमेट करेगा कि भैया मैं अपॉइंट हो गया हूं। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर लिक्विडेटर को नोटिफाइड करेगा, ठीक है ना, किसी भी तरीके का टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी की अगर नीड है, ठीक है ना, या फिर रिक्वायर्ड है, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर जब उसको इंटीमेशन मिलेगी ना, उसके 3 महीने
के अंदर अंदर वो लिक्विडेटर को क्या करेगा, ठीक है ना, नोटिफाई करेगा। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे स्टडीमेट का क्वेश्चन नंबर 9 एंड सीए फाइनल में 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर खाली आपको ये क्वेश्चन लिखना है। अब इसी के अंदर सेक्शन 89 भी है, सेक्शन 89 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, सारे ही सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 89 क्या कहता है, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ये कहता है कि मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, और उस प्राइवेट कंपनी को टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी उसका ड्यू है, ठीक है ना, ओके। अब लेकिन उसका प्राइवेट कंपनी से हम टैक्स, इंटरेस्ट या जो पेनल्टी है वो रिकवर नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, हर एक वो बंदा जो उस टाइम पर, ठीक है ना, क्या था, डायरेक्टर था, ठीक है ना, वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा उस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। लेकिन अगर वो प्रूव कर देता है, अनलेस ही प्रूव, अगर वो प्रूव कर देता है क्या, कि भैया नॉन रिकवरी जो है वो मैंने कोई ग्रोस नेग्लेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, मिसफिशेंस नहीं था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं थी मेरे किसी पार्ट पर, तो उससे फिर आप कलेक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, ठीक है ना, इफ कंपनी कन्वर्ट, ठीक है ना, अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पब्लिक कंपनी में, तो फिर डायरेक्टर लायबल ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी किसी तरीके की पर्सनल लायबिलिटी मिलती है, पर्सनल पेनल्टी है, तो उसके लिए वो जरूर लायबल रहेगा। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीपी सीए फाइनल में 22 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा था, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ये है सेक्शन 90 के ऊपर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसा सोचो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, और जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो लायबल टू पे है क्या, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी, ठीक है ना, ओके क्लियर है। तो उस केस में वो फर्म और हर एक उसका पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा उस पेमेंट के लिए। अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसकी लायबिलिटी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक रहेगी, और वो अगर ऐसा नहीं करता है, 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन नहीं देता है, तो जब वो इंटीमेशन देता है उस डेट ऑफ इंटीमेशन तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। आई होप क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे क्वेश्चन है, हल्का सा इसको अंडरस्टैंड करके जरूर जाना। सेक्शन 92, लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड। इसका क्या मतलब है, अब मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेबल, ठीक है ना। अब उसके रिगार्डिंग, उस पर्सन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी बनता है, ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में है, कोर्ट ऑफ वार्ड। कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब इनमें से किसी एक या किसी के भी पास ये है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर्ट ऑफ वार्ड है, जो ऊपर बताए हैं सारे के सारे, जिनके कंट्रोल में उसकी प्रॉपर्टी है, तो उनसे रिकवर कर लेंगे हम, ठीक है ना, तो उनसे रिकवर कर लेंगे टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी। इसके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पे मैंने वो क्वेश्चन भी दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 93 सब सेक्शन 1, डेथ ऑफ ए पर्सन। अब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो लायबल टू पे है क्या, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी जीएसटी एक्ट के अंदर, और वो हो जाता है भैया, निकल लेता, वो मर जाता है। उस केस में, ठीक है ना, हमें देखना पड़ेगा बिजनेस कंटिन्यू है या बिजनेस डिसकंटिन्यू है। अगर बिजनेस कंटिन्यू है उसकी डेथ के बाद, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अदर पर्सन जो भी बिजनेस को कैरी कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो वो लायबल होगा। लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है बिजनेस, तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना, उसको जो ई स्टेट मिली है, उसको आउट ऑफ ई स्टेट रिसीव्ड, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसको मिली है, उसमें से वो लायबल होगा कि भैया टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट दे दो। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्टडीमेट का क्वेश्चन नंबर 7 बीसी के ऊपर है, 3 और 4 बीसी के ऊपर है, सीए फाइल नंबर 25 बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं। तो ये था चैप्टर, छोटा सा चैप्टर थ्योरी का, लेकिन इसको आप बार बार रिवीजन करें। मैंने आपको सुपर क्विक रिवीजन के अंदर इस चैप्टर को जल्द से जल्द आपको करा दिया है, हर एक क्वेश्चन बता दिया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कोशिश है कि पूरा सिलेबस आपको 15 दिन के अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस सुपर क्विक रिवीजन के अंदर दे दूं। बस आपको करना क्या है, चैप्टर होने के बाद आप कंपाइलर के क्वेश्चन देख लो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना, आप देखोगे तो कंपाइलर के सारे क्वेश्चन मैं इसी में करा चुका हूं, ठीक है ना, कुछ भी बाहर आपको मिलेगा नहीं, या स्टडीमेट कोई भी आप उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं एडवांस रूलिंग का सुपर क्विक रिवीजन, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर चैप्टर में आपको करा दूंगा। सबसे पहला सवाल आता है कि एडवांस रूलिंग के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या 8 क्वेश्चन करने के बाद स्टडीमेट कंपाइलर के क्वेश्चन करने जरूरी हैं, तो आप कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि नोट्स याद हैं तो कंपाइलर के सारे क्वेश्चन याद हैं। यानी कंपाइलर हो किसी भी
टीचर का या कोई स्टडी मेट हो, आपको सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन फिर भी, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना। हालांकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जाता है एडवांस रूलिंग के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। एडवांस रूलिंग में पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है ना। ये क्या पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है एडवांस रूलिंग के लिए, जैसे मान लो मैं एप्लीकेंट हूं, मैं एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, मतलब लेना, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मैं भी रजिस्टर्ड हो सकता हूं या फिर नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है रजिस्टर्ड। पहला पॉइंट होगा, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए करना है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। तो एडवांस रूलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पर मैंने आपको हुक बना के दे रखा है, इससे आप याद कर लेंगे। ये है एचपी कार, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है ये, वहां पे ये लिखा हुआ था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग, सेम बात लिखी हुई है। तो एचपी कार, एच का मतलब क्या होता है, हेल्प, ठीक है ना। एच का मतलब हेल्प, किसकी हेल्प करेगा, टैक्स पेयर, किस चीज में, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट करने में, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बोलो क्लियर है। एच पी का मतलब होता है प्रोनाउंस, क्या प्रोनाउंस करना, रूलिंग, ठीक है ना, इन ट्रांसपेरेंट एंड इन एक्सपेंसिव मैनर, ठीक है ना। और आगे आता है सी का मतलब क्या होता है, कार मतलब सी मतलब सर्टेनिटी, इट प्रोवाइड सर्टेनिटी, किसमें, टैक्स लाइबिलिटी में, इन एडवांस, कि भैया कोई एक्टिविटी है तो प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय एप्लीकेंट, ठीक है ना, तो वो जो एक्टिविटी होने वाली है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे आता है ए का मतलब होता है अट्रैक्ट करेगा, वो एफडीआई, बोलो क्लियर है। आर का मतलब रिड्यूस हो जाएंगे, लिटिगेशन यानी मुकदमे। आई होप क्लियर है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है जो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछा नहीं जा सकता। एडवांस रूलिंग के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, खाली ये ध्यान रख लोगे काफी है। कौन सा क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग के अंदर नहीं पूछ सकते। बाकी ये 7 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कौन कौन से, कि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं, अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पूछ सकते हो, पर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। जो एप्लीकेंट है उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये पूछ सकते हो, ठीक है ना। किसी सप्लाई के रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, ये पूछ सकते हो। आईटीसी के रिगार्डिंग पूछ सकते हो, कोई नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल होएगी या नहीं आपके ऊपर, वो पूछ सकते हो। आई होप क्लियर है। और इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको दे रखे हैं, एमटीपी आरटीपी वगैरह स्टडी मेट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पहला, ये रूलिंग जो होती है एडवांस रूलिंग, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहला, ये जो रूलिंग होती है ना, ये एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसने अप्लाई किया है, कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर, और जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है वो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर के अंदर, क्लियर है। ये आगे दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, ओनली लिमिटेड टू पर्सन हु अप्लाइड, मतलब जो एडवांस रूलिंग है वो सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर अप्लाई होगी जिसने अप्लाई किया है, जो एप्लीकेंट है। अदर पर्सन इसको अप्लाई मतलब यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ओके आगे चलता है टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी, मतलब एडवांस रूलिंग का टाइम पीरियड क्या है, ये हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए होती है, अनलेस, ठीक है ना, यहां पे लो फैक्ट या सरकमस्टांसिस में, ठीक है ना, चेंज ना हो जाए, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन स्टडी मेट के अंदर आपको दे रखे हैं। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रूलिंग वॉइड, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस केसेस में जो एडवांस रूलिंग है वो वॉइड हो सकती है, अगर रूलिंग ऑब्टेन की है फ्रॉड से, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो वॉइड एब इनिशियो, तो रूलिंग क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, और जो सीजीएस के सारे प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, और इस तरीके से एप्लीकेबल होंगे कि आपने कभी एडवांस रूलिंग की ही नहीं है, एडवांस रूलिंग कभी की ही नहीं, और आपको क्या है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन एडवांस रूलिंग गिवन बी नलिफाइड, ठीक है ना, तो ये स्टडी मेट में भी आपको मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये है प्रोसेस या प्रोसीजर, अगर आप एपिलेट अथॉरिटी, ठीक है ना, सॉरी दोबारा बोलता हूं, ठीक है ना, अगर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, इस तरीके का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में ये आया है। सबसे पहले मान लो
मैं हूं, मेरे को अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को 5,000 फीस के साथ। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, उसकी एक कॉपी जिस जुरिडिक्शन के मैं अंदर में आता हूं उस जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेजेगा। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एग्जामिन करेगा जो भी रिकॉर्ड मैंने भेजा है एप्लीकेशन के साथ उनको, और फिर वो ऑर्डर पास करेगा, या तो उसको एडमिट कर लेगा मेरी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो रीजन रिकॉर्ड करेगा और मुझे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर एडमिट करता है तो रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है ना, विद इन 90 डेज। ठीक है, क्लियर है। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं जो मेंबर होते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के, अगर उनका ओपिनियन अलग अलग है तो मैटर रेफर कर दिया जाएगा एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। और एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अगर कंक्लूजन कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो रूलिंग प्रोनाउंस हो जाएगी। अगर वहां पे भी डिफरेंस आ जाता है दो मेंबर के बीच में ओपिनियन के मामले में तो फिर रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जा सकती। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन 98 का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ गया, मान लो मैं एप्लीकेंट हूं और मैं एग्रीड हूं, मुझे वो ऑर्डर समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं भैया मैं इससे एग्रीड नहीं हूं, तो एप्लीकेंट जो एग्रीड नहीं है, ठीक है ना, मतलब दोबारा बोलता हूं, एप्लीकेंट इज एग्रीड। अगर एप्लीकेंट एग्रीड है कि मतलब कि भैया मुझे ये ऑर्डर स्वीकार नहीं है, तो मैं 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता हूं, जब मुझे ऑर्डर रिसीव होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, हालांकि मुझे एडिशनल 30 डेज मिल जाएंगे अगर सफिशिएंट हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर मैं अथॉरिटी ऑफ, ठीक है ना, एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर है वो एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को मैं अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन फीस लगेगी 10,000 रुपए, ठीक है ना, ईच है ये, ठीक है ना। और जो ऑर्डर है वो 90 डेज के अंदर पास कर जाएगा। वहां पे अगर किसी तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जा सकती। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एमटीपी में 24 में भी दे रखा था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट डे रिवीजन के लिए भी रखना है। इसके अंदर 3 बातें, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी बार सितंबर में आ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स में 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है किस तरीके की, तो लो गिव पावर, लो पावर देता है दोनों अथॉरिटी को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, कि भैया जो ऑर्डर आपने दिया आप उसको अमेंड कर सकते हो, जो मिस्टेक हुई आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि कौन नोटिस में लेके आएगा मिस्टेक, तो भैया खुद अथॉरिटी लेके आ सकती है नोटिस में, या जो एप्लीकेंट है वो नोटिस में लेके जा सकता है, या कंसर्न्ड ऑफिसर या ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर भी नोटिस में लेके आ सकता है, ठीक है ना, कि भैया मिस्टेक क्या है, बोलो क्लियर है। और उसका इफेक्ट क्या होगा अगर रेक्टिफिकेशन करते हैं, अगर उसके इफेक्ट क्या होता है, या तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है या आईटीसी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेंट है ना उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा। आई होप क्लियर है। यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने करा दिया। कंपाइलर के एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लो, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। एक आधा क्वेश्चन कुछ नया लगे तो आप जरूर उसको करना छोड़ना मत, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुपर क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। और श्योर शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, और श्योर शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब कुछ देखना है आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस प्रोविजन का चैप्टर। सुपर क्विक रिवीजन सीरीज चली हुई है और ये चैप्टर जो है आपका 10 से 15 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के अंदर, तो देयर आर टोटल 9 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर कंपाइलर और आप स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, तो जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग जो होती है वो ऑन ए स्केल ऑफ 10 बेसिस पे दी जाती है, ठीक है ना। क्लियर है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बता रखा है यहाँ पे, जो कि स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। इसमें ये पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सेक्शन 151, ठीक है ना। सेक्शन 151 के अंदर क्या कहता है, पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स। तो किसके पास पावर होती है, कमिश्नर। अगर कमिश्नर सोचता है, ठीक है ना, कि भैया ये नेसेसरी है किसके लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है स्टैटिक्स कलेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन 158 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है, एक्सेप्शन पूछ सकते हैं वो आपसे एग्जाम के अंदर सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 के, जो कि एमटीपी 1 नवंबर 24 के अंदर भी गिवन था। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना, वो किस किस केस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्या कर सकता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकता है या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। तो कौन कौन से केसेस में, इसके बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से 6-7 पॉइंट याद करने का मैंने तरीका ढूंढ लिया है। वो है नो CADP, आप लोग व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं, नो CADP, ठीक है ना। नो का मतलब, एन मतलब नोटिस, ओ मतलब ऑब्जेक्ट,
प्रोजेक्ट। नो सी मतलब कोर्ट, ए मतलब ऑडिट, डी मतलब डेटा एंट्री और पी मतलब प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है सबसे पहले इस सबके सामने फोर कॉमन है, फोर सब में लगाना आपको। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है ना, ओके। फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस टाइम पे डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर ऑडिट, टैक्स रिसिप्ट या रिफंड का ऑडिट हो रहा है तो कर सकते हो। फॉर डाटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम कर सकते हो। फॉर प्रोसिक्यूशन कोई अगर स्टार्ट है, ठीक है ना, किसी अगेंस्ट, तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर 2-4 पॉइंट ये भी याद कर सको तो अच्छी बात है, एक आधा भी लिख दो काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है आपका, तो ये आपको पूरा फिर आंसर देना है। आगे चलते हैं और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 159 पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, किस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि कौन से केसेस में, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो क्या है, यहाँ पे लिखा था पब्लिक सर्वेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किस किस केसेस में डिस्क्लोज कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कि वो पब्लिकेशन अगर कर रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं यहाँ पे वो पढ़ते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, तो नेम और पर्टिकुलर, ठीक है ना, प्रोसीडिंग से रिलेटेड नेम और पर्टिकुलर डिस्क्लोज कर सकता है। हु कैन पब्लिश द इंफॉर्मेशन, कमिश्नर या उसके द्वारा एथोराइज ऑफिसर कर सकता है। व्हाट इज द मैनर ऑफ पब्लिकेशन, किस मैनर में, तो उस मैनर में जिसमें वो लोग सही सोचें, कौन लोग, कमिश्नर और उसके द्वारा एथोराइज ऑफिसर। व्हेन कैन इंफॉर्मेशन बी पब्लिश, कब इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा सकती है, ठीक है ना, अगर कमिश्नर या उसके द्वारा जो एथोराइज ऑफिसर अगर वो सोचता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है तो वो कैसा कर सकते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, ये साथ में लिखना होता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑन पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेनल्टी, ठीक है ना, तो नो पब्लिकेशन, इस केस में ठीक है ना, पब्लिकेशन नहीं कर सकते। किस केस में, नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी इंपोज्ड अंडर द एक्ट, ठीक है ना, अंटिल द टाइम फॉर प्रेजेंटिंग एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे ना बाद में, ठीक है ना, हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड, या फिर अपील प्रेजेंट कर दी है और डिस्पोज ऑफ हो गई है। तो इसके ऊपर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमटीपी नवंबर 23 के अंदर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा था और स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। मेरे को क्यों लग रहा है कि सितंबर 25 के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है ना, कौन सी अथॉरिटी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है, एनी अथॉरिटी में रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। किस किस केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर होते हैं 61 के अंदर, 161 के अंदर, तो नोटिस, ऑर्डर, डिसीजन, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। दो बातें होगी। तीसरी बात, ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है कि कौन नोटिस में डालेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आइदर ऑन इट्स, या तो वो खुद शियोमोटो या फिर कोई जीएसटी ऑफिसर है वो नोटिस में डाल सकता है कि ये मिस्टेक है, या जो अफेक्टेड पर्सन है वो नोटिस में लेके आ सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है रेक्टिफिकेशन की, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, या फिर जो भी था नोटिस, ठीक है ना, या सर्टिफिकेट, उसके 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम लिमिट। पर ये टाइम लिमिट नहीं लगेगी 3 केसेस में, कब, ओमिशन, एक्सीडेंटल स्लिप, अर्थमेटिकल एरर के केसेस में, ठीक है ना। डिसीजन ऑन डिबेटेबल पॉइंट जो होता है वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम फेस और नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 बार एमटीपी में इसका क्वेश्चन दे रखा था 22, 21 के अंदर, और स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं 168 सेक्शन, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। किसके पास पावर होती है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या ऑर्डर देने की। तो यहाँ पे बोर्ड यानी सीबीआईसी की बात की गई, सीबीआईसी के पास पावर होती है, वो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दे सकता है। किसको, सीजीएसटी ऑफिसर को। किस चीज के लिए, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सीजीएसटी एक्ट, जब वो इंप्लीमेंट कर रहा है सीजीएसटी एक्ट को, उस पर्पस के लिए सीबीआईसी यानी बोर्ड क्या है, उसको डायरेक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, जो उसमें हेल्प कर रहे हैं वो सभी ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो करेंगे उन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को, ठीक है ना। बाइंडिंग नेचर, बाइंडिंग नेचर का मतलब है जो भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो बाइंडिंग नेचर है ना, वो ऐसा मैटर है जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है या स्क्रूटनी का मैटर है। एक बात यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग की बता रखी है, वो क्या है कि जो सर्कुलर होता है ना वो ऑफिसर पे, ठीक है ना, बाइंडिंग होता है, ना कि एसएससी के ऊपर। आई होप क्लियर है, इतना सा याद लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पे हो गया आपका, एमटीपी में 22 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है, और आप किसी भी कंपाइलर को देखोगे तो सभी कंपाइलर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 168A, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सवाल ये उठता है कि जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट गिवन होती है तो किसके पास पावर होती है, क्या उस पावर को एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो उसको एक्सटेंड कर सकती है जो सीजीएसटी
जीएसटी एक्ट के अंदर दे रखी होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, एक्शन विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लाइड विद, ठीक है ना, और उसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से नहीं हुआ है, फोर्स मेजरे। फोर्स मेजरे का मतलब होता है या तो वॉर हो गया, या फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक हो गया, या फायर, इसी तरीके का नेचुरल क्लाइमेटी कुछ हुआ है, ठीक है ना। और ये जो पावर है ना गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बातें आपको लिखनी है और इसका क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरीके से स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 यही है और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर 25 के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन केसेस, जैसे अभी हमने बात की थी कि नोटिस ऑर्डर वगैरह ये सब बातें हमने पढ़ी थी, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी नोटिस ऑर्डर या समन जब सर्व किया जाता है तो किस किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो बता रखा था, पहले या तो डायरेक्टली दिया जा सकता है, या स्पीड पोस्ट वगैरह कोरियर वगैरह के थ्रू दिया जा सकता है, या मेल करके दिया जा सकता है, या कॉमन पोर्टल पे दिया जा सकता है, या न्यूज पेपर में पब्लिश करके दिया जा सकता है, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे फिक्स करके दिया जा सकता है, यानी उसके पे चिपका देंगे। ठीक है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 यही है। ठीक है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही है, तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिख देना था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन 171, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। ठीक है ना, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर में क्या क्या याद रखना है आपको, सबसे पहला आता है फंक्शंस। ठीक है ना, यानी फंक्शंस क्या होते हैं, जो अथॉरिटी यहाँ पे बताई गई उसके, तो इससे याद रखना डीओ। डीओ का मतलब होता है टू डिटरमाइन, डी मतलब डिटरमाइन, टू आई मतलब आइडेंटिफाई, और ओ मतलब ऑर्डर। टू डिटरमाइन वेदर रिडक्शन इन टैक्स रेट, इसमें टैक्स रेट रिड्यूस हो जाता है, और जो बेनिफिट होता है आईटीसी का, क्या वो सेलर से बायर को पास ऑन कर दिया है। ठीक है ना, दूसरे में हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने पास ऑन नहीं किया है बेनिफिट, और तीसरे में ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, प्राइस रिडक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि भैया रिटर्न कर दो वापिस अमाउंट। ठीक है ना, वो भी विद इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है ये वाला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप रीड भी कर लेना। आगे चलते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑर्डर वाले पॉइंट के ऊपर, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपकी बार आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, पेनल्टी फॉर प्रॉफिटरिंग। ठीक है ना, पेनल्टी क्या लग सकती है प्रॉफिटिंग के अमाउंट में, तो 10% ऑफ प्रॉफिटेड अमाउंट, तो 10% ऑफ प्रॉफिटेड अमाउंट। ठीक है ना, इफ प्रॉफिटेड अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर विद इन 30 डेज अगर डिपॉजिट नहीं किया गया है तो प्रॉफिटेड अमाउंट का 10%, ठीक है ना, क्या हो सकता है, पेनल्टी लगाया जा सकता है। यहां पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर है दोस्तों, सारा का सारा चैप्टर बिल्कुल मैंने एकदम क्लियर कर दिया। किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हो वो साथ में दिखा दिए। अगर आप किसी भी कंपाइलर के अंदर या स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे आपके यहाँ पे हो गए हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर आपको कोई लगे तो जरूर उसको भी करना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है ना, क्योंकि सुपर क्विक रिवीजन है, अगर आपने 2-3 बार पहले पढ़ रखा है तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन सितंबर 25 के अंदर आपको मिलेगा। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहने वाला है और 5 नंबर इसके अंदर आपको पक्के मिलने वाले। सबसे पहला सवाल आता है कि सर इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 11 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये 11 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है सर, मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट थी, इसके अंदर इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं थी। सितंबर 25 के लिए 2 अमेंडमेंट है, वो 2 अमेंडमेंट भी इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे वीडियो में होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 11 में से पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है ना, सेक्शन 74A। एक्चुअली पहले क्या होता था, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 2 सेक्शन होते थे। उन दोनों सेक्शन को कंबाइन करके एक नया सेक्शन लाए, ठीक है, जिसका नाम है सेक्शन 74A। ठीक है ना, ओके क्लियर है। अब ये सेक्शन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस कब आ सकता है सेक्शन 74A के अंदर, अगर टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया, आईटीसी रोंगली अवेल्ड, आईटीसी रोंगली यूटिलाइज या एनिवर्सरी रिफंड के केस में। ये 5 केसेस होता है जिस केस में सेक्शन 74A का डिमांड एंड रिकवरी के अंदर नोटिस आ सकता है। नोटिस कौन देगा, प्रोफेसर नोटिस देगा आपको, लेकिन अमाउंट अगर, ठीक है ना, 1000 रुपए से कम है तो शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल यहां पे आता है कि जो नोटिस इशू किया जाता है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, यानी कि नोटिस इशू करने की, प्रोफेसर जो नोटिस इशू कर रहा है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। सिंपल भाषा में याद रखना चाहो तो 42 मंथ्स याद रखना। ठीक है ना, तो जो शो कॉज नोटिस है वो इशू किया जाएगा विद इन 42 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर टू विच ड्यू रिलेट। मतलब जिस ईयर से, जो फाइनेंशियल ईयर जिससे ड्यू रिलेट है, वो एनुअल रिटर्न
रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट देख लो, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वहां से, ठीक है ना, क्या है 42 मंथ का टाइम रहेगा। और ठीक है ना, लेकिन अगर केस कौन सा है, एनुअल रिफंड का केस है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो टाइम लिमिट तो रहेगी 42 मंथ ही, यानी शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 42 मंथ, लेकिन फ्रॉम, ठीक है ना, ड्यू डेट वगैरह नहीं एनुअल रिटर्न की, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिफंड, बस इतना था। तो सिंपल भाषा में 42 मंथ याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब आता है कि ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या रहेगी, प्रोपोसर जो ऑर्डर इशू करेगा वो क्या रहेगी, तो उसकी 12 महीने की रहेगी, लेकिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस है उसके विद इन 12 मंथ है, ठीक है ना, यहां पर ऑर्डर की टाइम लिमिट रहेगी। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 6 मंथ के लिए। कौन कर सकता है, कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जो उसके द्वारा एथोराइज है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसको रिटर्न में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी उसको 6 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, अमाउंट ऑफ पेनल्टी किस तरीके से लगाई जा सकती है 74A के अंदर। तो आपको देखना पड़ेगा रीजन अदर देन, अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट छोड़कर अगर कोई और रीजन है, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है ना, यहां पर अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहने वाली है, इफ टैक्स पेड, अगर टैक्स पे कर दिया गया है बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस तो कोई भी पेनल्टी नहीं रहेगी। लेकिन अगर विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस पे किया गया है, टैक्स पे किया गया है, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं रहेगी विद इन 6 मंथ। पहले यहाँ पे 30 डेज होता था, चेंज हो गया, ठीक है। आगे कहता है अदरवाइज केस में, इसके अलावा अगर कोई केस है तो 10% ऑफ टैक्स 10,000 विच एवरेज हायर। यहां पे जाते हैं, अगर ये 3 रीजन है, ठीक है ना, कौन सा रीजन, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर टैक्स पे किया है बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस तो 15% ऑफ टैक्स, विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब नोटिस इशू करने के विद इन 60 डेज पे कर दिया गया है तो 25% टैक्स का, ठीक है ना, पेनल्टी रहेगा। इसके अलावा अगर ऑर्डर के विद इन 60 डेज, ठीक है ना, ऑर्डर के विद इन 60 डेज पे किया गया है टैक्स तो फिर 50% ऑफ टैक्स रहेगा, अदरवाइज 100% ऑफ टैक्स रहेगा। आई होप क्लियर है। ये अमेंडमेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एक ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, एक और सेक्शन है, ये भी सेक्शन अमेंडमेंट का है, जो अभी हमने पढ़ा वो अमेंडमेंट का सेक्शन था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर से एग्जाम, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। अब यहाँ पे सेक्शन 11A, सेक्शन 11A भी एक नया सेक्शन है, क्या कहता है, जनरल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अगर जनरल प्रैक्टिस में टैक्स नहीं लग रहा है किसी पे तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, उससे टैक्स नहीं लेंगे। जनरल प्रैक्टिस में वैसे तो रेट 28% है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, 18% से टैक्स कट रहा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट लिमिट चलेगा, ऐसा सरकार का कहना। आइए यहाँ पे चलते हैं। गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर रेकमेंड करता है कौन, जीएसटी काउंसिल, तो गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट कर सकती है कि जीएसटी मतलब भाई या कम ले लेंगे जीएसटी, कोई बात नहीं, चलेगा। कौन कौन से केसेस में, 2 केसेस के अंदर। पहला, अगर सप्लाई है लाइबल टू जीएसटी है, ठीक है ना, जीएसटी लग रहा है लेकिन जीएसटी नहीं लगाया गया, कारण क्या है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में ऐसा ही हो रहा है, सभी लोग यही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा, ये कह रही है सरकार। उसके बाद कहता है सप्लाईज लाइबल टू हायर टैक्स, मतलब 28% का रेट लगना चाहिए, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में 18% से लग रहा है, तो कह रहे कोई बात नहीं, 18% से ही दे दो, चलेगा। तो ये बातें, ये भी अमेंडमेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आता है एक और, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन, सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन के अंदर 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऑर्डर के अंदर जो टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है या पेनल्टी का अमाउंट है, वो नोटिस में जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट दे रखा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ठीक है ना, कि जो इंटरेस्ट है, टैक्स अगर आपने शॉर्ट पे किया है या नहीं पे किया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो ऑर्डर में स्पेसिफाई कर रखा है नहीं कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अगर आपको नोटिस दिया गया है सेक्शन 74A, सेक्शन 74 वाला, ठीक है ना, तो सेक्शन 74A होगा ना अभी वो, ठीक है ना, तो सेक्शन 74A वाला, ठीक है ना, और उस केस में आप अगर पेनल्टी, अगर आप फ्रॉड वगैरह वो आता था ना 3 केसेस की भैया फ्रॉड है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, ठीक है ना, तो उस केसेस में अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप फ्रॉड वाले केस में फॉल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है ना, कैन डिटरमाइन टैक्स पेबल डीमिंग द प्रोविजन दैट भैया नोटिस जो इशू किया गया वो सेक्शन 73(1) वाला ही इशू किया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, ये पॉइंट है ना, जो यहाँ वाला ये पॉइंट, ये मैंने आगे दे रखा है, तो यहाँ की बजाय ये वाला पॉइंट पढ़ना आप, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ओके, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट यहां से कर लेना, ठीक है ना, ये पहले और दूसरा। आगे चलते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एमटीपी 1 नवंबर 24 का क्वेश्चन भी यही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सट्रीम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई, एमसीक्यू, सब कुछ इसके ऊपर दे रखा था, तो चलिए चलते हैं। सेक्शन 76 क्या कहता है, टैक्स कलेक्ट कर लिया है बट नॉट पे टू द गवर्नमेंट, मतलब एवरी पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जिसने
टैक्स के नाम पर कुछ भी पैसा लिया है तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सप्लाई वो कर रहा है टैक्सेबल थी या नहीं, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, मान लो वो व्यक्ति टैक्स के नाम पे कोई पैसा तो ले लेता है, ठीक है ना, लेकिन सरकार को जमा नहीं करता है, तो प्रोफेसर क्या करेगा, उसे नोटिस देगा और उससे रिकवर करेगा और उस पर पेनल्टी भी लगा देगा। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति क्या है, ठीक है ना, जो भी प्रोफेसर ने अमाउंट डिटरमाइन किया विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन नोटिस का यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस। लेकिन ऑर्डर की टाइम लिमिट है यहाँ पे 1 साल की फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 1 यही है, एमटीपी जुलाई 21 के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एक और सेक्शन दे रखा है सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मैं हूं, मान लो मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं और मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, ये मानते हुए कि जो मेरी सप्लाई है ना वो इंट्रास्टेट है। बाद में मुझे पता लगता है कि ये तो इंटरस्टेट है, तो मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ा। और तो कह रहे हैं कि अगर आप आईजीएसटी पे कर रहे हो तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी जो मैंने पे किया है वो मेरे को रिफंड मिल जाएगा, या इसका उल्टा भी केस हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन जब मैं आईजीएसटी पे करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके का इंटरेस्ट भी मुझे उसके ऊपर पे करना है। आई होप क्लियर है। आरटीपी नवंबर 20 का, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, एक्सट्रीम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और सेक्शन दे रखा है सेक्शन 78, इनिशिएट ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मैं, फेल्स टू पे एनी अमाउंट पेबल इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, पास अंडर द लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है, जो सर्विस ऑफ नोटिस है वहां से लेके विद इन 3 मंथ है, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर अंदर अगर अमाउंट पे नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएंगी मेरे अगेंस्ट अंडर दिस जीएसटी लॉ। आई होप क्लियर है। सीए फाइनल दिसंबर 21 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, सेक्शन 79, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आ सकता है आपके सितंबर में। हालांकि 2 अमेंडमेंट है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, 11 में से क्वेश्चन में से वो 2 तो आपको आनी चाहिए, और एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर जाना। रिकवरी ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स में क्या है, सेक्शन 79 ये बताता है कि किस किस तरीके से आपसे, ठीक है ना, रिकवर किया जा सकता है टैक्स का अमाउंट। तो यहाँ पे प्रोफेसर क्या कर सकता है, अगर टैक्स अथॉरिटी के पास कोई अमाउंट आपका पड़ा हुआ है तो वहां से आपका डिडक्ट कर लेगा जो भी पेमेंट उसका बनता होगा, ठीक है ना, आपका टैक्स का। ओके, इसके अलावा आपसे रिलेटेड कोई भी गुड्स है अगर आपसे बिलोंग करता है, ठीक है ना, ओके, तो आप वो आपका गुड्स बेच देगा, ठीक है। इसके अलावा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपसे बिलोंग करती है उसको बेच सकता है, या फिर जहां पे आपका बिजनेस है, जहां पे आपका रेजिडेंस है, वहां का जो डीसी है उसके थ्रू, ठीक है ना, भी रिकवर किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सीजीएसटी एरियर कैन बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। ये 4-5 पॉइंट है, आपको लिख देने हैं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, एक्सट्रीम इंपोर्टेंट। स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है इसके ऊपर यही, और एमटीपी नवंबर ठीक है ना 19 का भी क्वेश्चन इसके ऊपर है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन 80। सेक्शन 80 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। वैसे तो 11 के 11 क्वेश्चन में से हर बार कभी न कभी कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन 2 अमेंडमेंट और मोड ऑफ रिकवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जरूर करके जाना है अच्छे से, ठीक है। सेक्शन 80 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। क्या टैक्स का जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर कमिश्नर अलाउ करता है तो कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट होती है? 24 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अगर किसी एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स के केस में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, 3 बातें यहाँ पे बता रखी है जिस केसेस में ये इंस्टॉलमेंट वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका अमाउंट जो है 25,000 से कम है तो भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लो आप एक टैक्सेबल पर्सन है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको अलाउड नहीं था इंस्टॉलमेंट में पे करना, तो इस साल भी अलाउड नहीं होगा। या फिर आपने डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट ऑफ टैक्स और रिकवरी प्रोसेस ऑन हो गया आपके अगेंस्ट, तो भी ये फैसिलिटी आपको नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट कोई बिग अमाउंट ड्यू हो जाता है, ठीक है ना, उसके अमाउंट ड्यू होने के बाद वो क्या करता है, क्रिएट ए चार्जेस ऑन और पार्ट विद प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट कोई क्रिएट कर देता है चार्ज, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू हिम बाय वे ऑफ सेल, मॉर्टगेज, एक्सचेंज, एनी अदर मोड, ठीक है ना, ये वॉइड माना जाएगा, ठीक है ना, क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, ये लग रहा है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसको डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा किया गया है। हाउएवर ये वैलिड भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या ऐसा उसने किया है, एजुकेशन कंसिडरेशन के पे करके, ठीक है ना, और गुड फेथ में हुआ है ये, ठीक है ना, और कोई भी नोटिस, ठीक है ना, नो नोटिस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग है, और यहाँ पे पहले ही प्रोफेसर की प्रीवियस पहले ही परमिशन ले ली गई है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, आरटीपी मे 22 एंड एमटीपी मे 23 के अंदर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, सेक्शन 83। सेक्शन 83 कहता है प्रोविजनल अटैचमेंट। अब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिश्नर क्या कर सकता है? अगर कमिश्नर को लगता है, ठीक है ना, कमिश्नर को लगता है, कमिश्नर के विचार में क्या है, उसको लग रहा है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, वो
ठीक है ना, ऑर्डर दे सकता है राइटिंग में, और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, उसमें क्या है, ठीक है, साथ में बैंक अकाउंट भी हो सकता है। ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा सर, ठीक है ना, 1 ईयर का टाइम होएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के नेचर क्या है, पेरिशेबल और हॉरिजॉन्टल नेचर है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर कह रहा है कि भैया मैं 2 अमाउंट बता रहा हूं, इनमें से जो भी कम है आप वो पे कर दो, हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी का जो भी मार्केट प्राइस है वो, और जो भी अमाउंट पेबल बन रहा है, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर आप हमें दे दो, आप अपनी प्रॉपर्टी ले जाओ। आगे चलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना। एज पर सेक्शन 73, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे नहीं किया विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, ऑफ टैक्स, तो उस केस में पेनल्टी क्या लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवरेज हायर। लेकिन यहां पे शो कॉस्ट नोटिस रेलिवेंट नहीं है, और इसके अलावा अगर नोटिस इशू करने से पहले भी आपने पेमेंट कर दिया गया है तो भी पेनल्टी माफ नहीं होगी। नो पेनल्टी शैल बी वेव्ड इवन मेड पेमेंट, ठीक है ना, बिफोर द इशू ऑफ शो कॉस्ट नोटिस। यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसका भी क्वेश्चन दे रखा आरटीपी मई 20 के अंदर, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 1 जुलाई 21 के अंदर, ठीक है ना। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 एक्सट्रीम क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले 2 अमेंडमेंट जो स्टार्टिंग वाली थी सेक्शन 74A, ठीक है ना, ओके, और इसके अलावा ये वाली अमेंडमेंट सेक्शन 11A और एक सेक्शन 79 मोड ऑफ रिकवरी वाले एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज जरूर शेयर करें, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से डीपली बार बार रिवीजन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का चैप्टर। ये चैप्टर कितनी देर के अंदर हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम, तो टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी कंपाइलर के क्वेश्चन देखोगे या स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ये अगर बात करें इसकी अमेंडमेंट की, तो मई 25 के अंदर भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी इस चैप्टर के अंदर, और अगर बात करें सितंबर 25 के लिए भी कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर के अंदर नहीं है। आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 67 पावर ऑफ इंस्पेक्शन। ये किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एमटीपी सितंबर 25 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। हु कैन ऑर्डर फॉर कैरी आउट इंस्पेक्शन, ठीक है ना, इंस्पेक्शन के लिए कौन ऑर्डर दे सकता है और किस सर्कमस्टांसिस में दे सकता है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। आइए इसको पढ़ते हैं क्या करना है। तो कौन ऑर्डर दे सकता है, तो ज्वाइंट कमिश्नर और उससे अबव रैंक का अधिकारी क्या करेगा, सीजीएसटी या एलजीएसटी ऑफिसर को रिटर्न में एथोराइज करेगा, ठीक है ना, कि भैया आप इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है ना। क्लियर है पहली बात। वो कब करेगा ऐसा, ठीक है ना, जब रीजन टू बिलीव होगा। क्या रीजन टू बिलीव होगा, कि जो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना, वो ये जो नीचे दे रखा है, या तो ये सारे के सारे, इनमें से कोई एक भी अगर, ठीक है ना, अगर एक भी काम कर रहा है टू इविट टैक्स की चोरी करने के लिए, तो फिर वो ऑर्डर दे देगा कि भैया आप इंस्पेक्ट कर लीजिए। तो क्या कहा, ठीक है ना, अगर जो है उसने ट्रांजैक्शन छुपाई है, सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है ना, छुपा रहा है, सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, या आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रहा है, या कॉन्ट्रावेन कर रहा है प्रोविजन ऑफ, ठीक है ना, अंडर दिस एक्ट, मतलब जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है टैक्स की चोरी करने के लिए, उनका कॉन्ट्रावेन कर रहा है। तो ये अगर आप पूरा पेज लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट चाहो तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन दे दिया है सेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। अभी हमने इंस्पेक्शन की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं सर्च एंड सीजर की। सर्च एंड सीजर के अंदर जो पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है वो ये है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सर्च एंड सीजर के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो इतना सा आंसर आपको लिखना है। तो ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी एथोराइज कर सकता है किसी ऑफिसर को रिटर्न में, ठीक है ना, किसके लिए, सर्च एंड सीजर। किसका सर्च एंड सीजर, ठीक है ना, जो भी बिजनेस के अंदर गुड्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट रखे हैं, बुक्स रखे हैं, या कोई थिंग्स रखे हैं। और ऐसा वो कब करेगा, जब रीजन टू बिलीव होगा। क्या रीजन टू बिलीव होगा, कि जो गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट है, बुक्स है या थिंग्स हैं, वो हिडन इन एनी प्लेस, वो किसी जगह पे छुपा दी गई हैं, तो ऐसा वो करेगा। तो आई होप ये क्लियर है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द पावर, ठीक है ना, कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर ड्यूरिंग द वैलिड सर्च। तो कौन कौन सी सर्च के अंदर पावर मिलती है। मान लो एक ऑफिसर है, ठीक है ना, ओके, अब वो कहीं पे सर्च करने के लिए गया, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है ना। मान लो जैसे अजय देवगन है, उसके वो मूवी दिखाते हैं ना आजकल, ठीक है ना, रेड वाली, ठीक है, तो उसके अंदर वो रेड डालने गया, वहां पे सर्च करने गया, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली पावर, दरवाजा तोड़ सकता है वो, टू ब्रेक द डोर, ठीक है ना। अगर
इफ एक्सेस टू द सेम इज डिनाइड, अगर मना कर देता है, वो एक्सेस नहीं देता है, ठीक है ना, सामने वाला बंदा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, दरवाजा तोड़ सकता है, बॉक्स तोड़ सकता है, अलमारी तोड़ सकता है, अगर वही बात की अगर वो डिनाई करता है एक्सेस के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रीमाइसिस है जिसका क्या चल रहा है, सर्च चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको सील कर सकता है वो, अगर उसके लिए वो डिनाई करता है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, किसी गुड्स को सीज करना उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा ऑफिसर, तो ऑफिसर उसको ऑर्डर दे सकता है ओनर को, जो गुड्स का ओनर है, मालिक है, ठीक है ना, उसको कह सकता है कि भैया मेरी परमिशन के बगैर तू ना तो माल को हटा सकता है यहाँ से, ना ही इसको बेच सकता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वैलिड सर्च, ठीक है। तो क्या होता है जब हम सर्च करने जाते हैं, जैसे अजय देवगन गया, ठीक है ना, मान लो कोई मूवी के अंदर, ठीक है ना, वो गुंडा है, उसके घर पे वो सर्च करने के लिए गया, ठीक है, तो क्या होता है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही वो जाएगा तो सामने वाले को क्या दिखाएगा, सर्च वारंट दिखाएगा, ठीक है ना, ओके, उसके साथ लेडी ऑफिसर होंगी, ठीक है ना, उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है ना, जो सर्च वारंट है ना, उस पर कम से कम 2 विटनेस के सिग्नेचर चाहिए होंगे उसको, ठीक है ना। जो सर्च कर रहा है ना, वहीं के लोकल बंदे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, उनकी वो प्रेजेंस होने चाहिए वहां पे, ठीक है ना, और तभी वो सर्च होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल सर्च करेंगे बिफोर और आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्च, ठीक है ना, पूरी टीम की पर्सनल सर्च होगी, पता लगे खुद से ही कुछ सामान लेके आए थे, ठीक है ना, तो वही रख दिया और फिर कह रहे कि ये देखो ये चीज निकली, तो इसलिए पर्सनल सर्च भी होना इंपॉर्टेंट है। पंचनामा, ठीक है ना, पंचनामा होएगा, जो भी प्रोसीडिंग होगी, काम हुआ उसका पंचनामा होगा, और सर्च कंप्लीट होने के बाद सर्च वारंट वापस दे दिया जाएगा उस ऑफिसर को जिसने उसको इशू किया है, और जिस ऑफिसर ने उसको इशू किया है वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी पंचनामा है, ठीक है ना, और जो भी मतलब उसने रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है, जो सर्च किया उसके उसकी एक कॉपी जो है वो क्या किसको दी जाएगी, ओनर ऑफ प्रीमाइसिस, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सितंबर 25 के लिए आ सकता है। सर्च वारंट क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सर्च वारंट का मतलब होता है, ठीक है ना, कि जब अजय देवगन जा रहा है, ठीक है ना, मूवी के अंदर सोचो कि वो जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या है कि वो ऐसे तो जा नहीं सकता है, ठीक है, ओके, वो जाएगा गुंडे के पास, वो कहेगा कि मैं यहाँ पे सर्च करने आया हूँ, तो वो क्या कहेगा कि दिखाओ, ठीक है ना, सर्च वारंट दिखाओ। तो सर्च वारंट का मतलब है रिटन अथॉरिटी दिखाओ, ठीक है ना, कि भैया तुम्हारे पास रिटन अथॉरिटी है, ठीक है ना, सर्च करने की, ठीक है ना, अगर है तो इसका मतलब उसी को बोलते हैं सर्च वारंट, ठीक है ना। ये कौन देता है, ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी, ठीक है ना, जो भी ऑफिसर सर्च करने जा रहा है उसको इशू करता है क्या, ठीक है ना, सर्च वारंट, यानी कि रिटन अथॉरिटी कि भैया जाओ तुम सर्च करो, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, इसके अंदर लिखा रहता है कि जो सर्च वारंट है वो कितने दिन के लिए वैलिड है, ठीक है ना, उसका सीरियल नंबर लिखा रहेगा, किस डेट या प्लेस लिखा रहेगा, ठीक है ना, नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना, कौन किस ऑफिसर ने इशू किया है और किसको इशू किया है उसका भी नाम और डेजिग्नेशन लिखा रहेगा, ठीक है ना, ओके। वायलेशन लिखा रहेगा, क्या हुआ है, ठीक है ना, जिसके लिए सर्च करने जा रहे हो, कौन सी प्रीमाइसिस पे सर्च कर रहे हो, ये सब बातें उसके अंदर लिखी रहेंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर इंस्पेक्शन फॉर सर्च एंड सीजर, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेफ गार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो कौन कौन से सेफ गार्ड्स हैं, मान लो, ठीक है ना, एक बंदा है उसके वहां पे सर्च चल रही, ठीक है ना, तो सर्च होगी कंप्लीट, अब वो भागा भागा आएगा, मान लो किसी सीए के पास भागा भागा आएगा कि जी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो तो मेरा सामान ले गए, सारा का सारा गुड्स ले गए, तो वो उसको समझाएगा, पहली चीज क्या समझाएगा कि भैया चिंता मत करो, जो भी गुड्स सीज हुआ है या डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, जब तक उनको जरूरत होगी तब तक ही रखेंगे, उसके बाद तक नहीं रखेंगे। वो कह रहा है कि मुझे फोटोकॉपी वगैरह कुछ चाहिए हो तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम फोटोकॉपी ले सकते हो, और तुम चिंता मत करो, जो भी गुड्स तुम्हारा सीज हुआ है तुम्हें एक नोटिस मिलेगा, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर तुम्हें एक नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है ना, उस जो गुड्स सीज किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा गुड्स, टेंशन मतलब। हालांकि ये पीरियड है ना, ये एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 6 मंथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी सीजिंग ऑफिसर है जिसने, ठीक है ना, सीज किया तुम्हारा गुड्स, वो इन्वेंट्री मेंटेन करेगा कि क्या क्या सीज करके ले गया सीज गुड्स के, ठीक है। और अगर तुम्हारा गुड्स पेरिशेबल या हजार्ड्स नेचर का है, यानी कि जल्दी खराब होने वाला या थोड़ा सा उस टाइप का नेचर का है, तो तुम्हारा गुड्स इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रोविजन या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे सर्च एंड सीजर के अंदर, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होते हैं ना रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन बेकार का, इसे बेसिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आ जाते हैं अरेस्ट के ऊपर। अरेस्ट में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला आता है सवाल यही कि अरेस्ट होता क्या है। तो अरेस्ट की अगर बात करें तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 यही है। अरेस्ट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी, 3 बातें ध्यान रखनी। पहला, अरेस्ट डिफाइन नहीं कर रखा जीएसटी लॉ में कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन नॉर्मली अरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेना, टेकिंग इनटू कस्टडी, ठीक है ना। दूसरे तरीके से बोले तो उसकी लिबर्टी छीन लेना, उससे क्या कहलाता है, अरेस्ट कहलाता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, एथोराइजेशन ऑफ अरेस्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर।
किसको अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, अरेस्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कमिश्नर क्या कर सकता है, किसी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है कि भैया तुम इस व्यक्ति को, ठीक है ना, अरेस्ट करो, ठीक है, लेकिन उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं, कोई स्पेसिफाइड ऑफेंस है, अगर वो ये कमेंट किया, ये कमिट किए उसने, उस व्यक्ति ने, तो फिर कमिश्नर बोल सकता है किसी ऑफिसर को, भैया तुम क्या करो, इसको अरेस्ट करो। अगर वो सप्लाई कर रहा है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, इनवॉइस इशू कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आईटीसी ले रहा है लेकिन गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, या फिर कोई टैक्स कलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया 3 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए, ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है ना, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर अमाउंट कितना है चोरी का, 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अगर रिपीट हो रहा है ऑफेंस तो फिर मॉनेटरी लिमिट भी देखने की जरूरत नहीं है 2 करोड़ की। आई होप क्लियर है। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है सेफगार्ड्स फॉर ए पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर द अरेस्ट। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके पास क्या सेफगार्ड्स है। तो 3 बातें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऑफेंस किस तरीके का, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि भैया हमने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो एसी और डीसी के पास क्या होता है, राइट होता है, वो क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, रिलीज कर सकते हैं, बेल दे सकते हैं, ठीक है ना। और अरेस्ट के जितने भी प्रोविजन होंगे ना, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाले ही लागू होंगे, उसके हिसाब से अरेस्ट होगा। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप बस जस्ट रीड कर लेना, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, ठीक है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ओके, पावर टू समन, ठीक है ना। अब ये सेक्शन है, सेक्शन 70, पावर टू समन। इसमें समन के बारे में यहाँ पे काफी सारी बातें बोली गई। इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, अब मान लो किसी व्यक्ति को समन दे रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को समन दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे इस हुक से आप याद कर सकते हो इसको, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ए का मतलब क्या था, टू अटेंड, मुझे अटेंड करना पड़ेगा पर्सनली, या तो मैं खुद जाऊंगा वहां पे, ठीक है ना, ओके। अगर मुझे समन आता है तो मैं या तो खुद जाऊंगा या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ठीक है, ओके। एस का मतलब था टू स्टेट, तो मुझे वहां पे सच्चाई बतानी है, ट्रूथ बताना उन लोगों को, ठीक है। पी का मतलब था प्रोड्यूस, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या जो मुझसे मांगा गया मैं वहां पे वो चीज प्रोड्यूस करूंगा, यही बात यहाँ पे लिख रखी है। ए पर्सन हु इज, ठीक है ना, इशूड समन इज लीगली बाउंड टू अटेंड, ठीक है ना, आइदर इन पर्सन और या एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट बताएगा ट्रूथ, ठीक है ना, ओके। प्रोड्यूस क्या डॉक्यूमेंट या थिंग जो भी उससे मांगी गई है। आई होप क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 इसी के ऊपर इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ समन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रखा है गाइडलाइंस की क्या क्या गाइडलाइंस है समन इशू करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बता रखी है। पहला, समन आर इशूड एट लास्ट रिजोर्ट, मतलब समन सबसे बाद में इशू करना आपको, अगर एसएससी आपसे कोऑपरेट नहीं करे तब इशू करो। और उसकी लैंग्वेज है ना, हार्श नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, हाँ, समझ रहे हो, ऐसा ना लगे कि थ्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज ना हो, ठीक है ना। समन बाई सुपरिटेंडेंट, अगर समन कौन दे रहा है, सुपरिटेंडेंट दे रहा है, तो उसमें रिटन परमिशन ले लेनी चाहिए, ठीक है ना, किससे, एसी या उससे अबव अधिकारी से, ठीक है, क्लियर है। और अगर आप अगर वेयर फॉर ऑपरेशनल रीजन इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आप रिटर्न परमिशन नहीं ले पाते तो आप ओरल और टेलीफोन पे तो कम से कम ले ही लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। और जो ऑफिसर है, ठीक है ना, जो समन इशू कर रहा है, ठीक है ना, उसे क्या है, एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट है तो आप ऐसा नहीं कि उठा के सीधा उसको आपको समन कर देना, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। सितंबर 25 मैंने ऊपर लिख भी रखा है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग द समन, जब समन इशू किया जाता है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, तो यहाँ पे 4 वर्ड याद रखना है, ये 4 पॉइंट याद रख लेना, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आरटीपी में दे रखा है प्रीवियस ईयर के काफी सारे। आगे चलते हैं, तो पहली बात क्या है जो ध्यान रखनी है, पहला कि एक समन है ना, ठीक है ना, तभी इशू करना है जब जस्टिफाइड हो, ठीक है ना। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर समन इशू मत करो। और समन है ना, बार बार मत करो, रिपीटली, मतलब बार बार समन इशू मत करो, ठीक है ना। सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। नो पर्सन शुड बी मेड टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले किसी को समन इशू कर दिया फिर वो बाहर वेट किया जा रहा है, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट आप उससे ले रहे हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको सुबह 4 बजे बुला रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी ऑफिस आवर होते हैं उसी टाइम पे आपको उसको बुलाना है। सेक्शन 71 क्या कहता है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, अब मान लो, ठीक है ना, कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो क्या है, ठीक है ना, वो बिजनेस में एक्सेस कब करेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ज्वाइंट कमिश्नर या उससे अबव का रैंक का अधिकारी है, वो किसी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है किसी भी बिजनेस के प्रीमाइस, कोई भी बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस करने का अधिकार दे सकता है उसको, ओके, क्लियर है। अब जिसको ये ऑफिसर को बोला गया है, ठीक है ना, एक्सेस मिल गया है, ठीक है ना, बिजनेस का, तो वो क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, जो भी बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना, कोई भी जो चीज होती है वो सारी चीज।
अब क्या है, ठीक है ना, अब जो ऑफिसर है वो जो पर्सन इंचार्ज है उससे क्या मांगेगा, ठीक है ना, उससे डिमांड करेगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर, जो व्यक्ति पर्सन इंचार्ज है उसको 15 दिन के अंदर अंदर 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो चीजें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। इसके अलावा कौन कौन से रिकॉर्ड ऐसे हैं, ठीक है ना, जो मांगे जा सकते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट यानी एनुअल फाइनल अकाउंट की स्टेटमेंट है वो मांगे जा सकती है। ये तो क्लास 11th से याद रख लेना, ठीक है ना। ये कॉस्ट अकाउंटेंट और सीए से याद रख लेना, मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट से याद रख लेना। इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, सीए से याद रख लेना। और बाकी इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड उसने प्रिपेयर किया या मेंटेन किए वो, और इसके अलावा अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड। आई होप क्लियर। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, और प्रीवियस ईयर में एमटीपी वगैरह और काफी जगह पे ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, सेक्शन 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। अब यहाँ पे कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है, ठीक है ना। सीजीएसटी ऑफिसर क्या है, ठीक है ना, कि असिस्ट कर सकते हैं ये ऑफिसर, ठीक है ना, जब सीजीएसटी एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑफिसर हैं, जैसे मेरे शहर में, ठीक है ना, जो पुलिस स्टेशन है यानी पुलिस हेल्प कर सकते हैं, उसके पीछे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे पुलिस की हेल्प ली जा सकती है, रेलवे की हेल्प ली जा सकती है। कस्टम हम पढ़ते हैं जीएसटी, उससे याद कर लेना। मेरे शहर के पास ये गाँव है तो विलेज ऑफिसर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो 4 तो इस तरीके से याद रख लेना। और इसके अलावा अदर जो भी नोटिफाइड है वो 5 हो गए याद। इसके अलावा 2 कैसे याद करोगे, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का जो ऑफिसर है जो कलेक्शन ऑफ जीएसटी कर रहा है या कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू कर रहा है, जीएसटी या लैंड रिवेन्यू के कलेक्शन में लगे हुए हैं, उन ऑफिसर्स की भी हेल्प ली जा सकती है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। तो असेसमेंट एंड ऑडिट 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट है? मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं थी और सितंबर 25 के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली बात आती है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन इनके ऊपर आए हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कंपाइल करके बना के देख लेना, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठता है सबसे पहला क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेकार की चीज है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, ये भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद ही अपना टैक्स असेस करना और रिटर्न फाइल करना, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। अब यहां से आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 60 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहला सवाल आता है प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट की बात होती है। यानी कि मैं अपना टैक्स पे करना चाहता हूं और मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट को कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे अपना टैक्स भर दूं, ठीक है ना। तो किस किस केसेस में ऐसा हो सकता है, अगर एक टैक्सेबल पर्सन अनेबल हो जाता है, मैं अपने गुड्स की या सर्विस की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, यार मुझे किस रेट से टैक्स पे करना ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, कॉमन पोर्टल पर मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और उसमें रीजन भी बताऊंगा कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे, ठीक है ना, विद डॉक्यूमेंट के साथ कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना चाहता हूं, कॉमन पोर्टल पे ये सब चीजें मैं करूंगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर मुझे नोटिस भेजेगा और उसके अंदर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग सकता है जो भी उसको चाहिए, ठीक है ना। मुझे उसके ऊपर रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इन पर्सन यानी खुद भी जाके वहां पे प्रेजेंट हो सकता हूं। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर को जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, उसके 90 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मैं प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भर चुका हूं, अब क्या होगा, अब फाइनल असेसमेंट होएगा। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, फाइनल असेसमेंट करेगा। ये फाइनल असेसमेंट कब होएगा, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, यानी जो ऑर्डर था प्रोविजनल असेसमेंट का उसकी डेट से विद इन 6 मंथ के अंदर फाइनल असेसमेंट किया जाएगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। हालांकि इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं और कमिश्नर इसको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भर दिया, उसके बाद फाइनल असेसमेंट आया, ठीक है ना। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो फाइनल असेसमेंट का जो टैक्स है वो ज्यादा है और मैंने टैक्स जो प्रोविजनल बेसिस पे भरा था वो कम है। उस केस में क्या होएगा, जो भी डिफरेंस बचेगा उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के रेट से फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर, ठीक है ना, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अगर इसका उल्टा होता है कि फाइनल असेसमेंट के अंदर टैक्स कम बन रहा है जबकि प्रोविजनल में मैं ज्यादा भर चुका हूं, तो मेरा रिफंड का अमाउंट बन जाएगा, उसके ऊपर मुझे टैक्स उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6% के रेट से, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज एक्सपायर होने के
बाद 61 डे से फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड के लिए जो एप्लीकेशन दूंगा ना उसका रिसिप्ट हो जाएगा जब प्रोफेसर को उसके 61 डेज के बाद, ठीक है, 60 दिन के एक्सपायर होने के बाद 61 डे से, ठीक है, डेट ऑफ रिफंड तक 6% का रेट से इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी भी मुझे फर्निश करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भरूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड विद सिक्योरिटी। अब सवाल ये उठता है कि जो सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की गई है क्या प्रोफेसर उसको रिलीज कर सकता है? हाँ, अगर मैं एप्लीकेंट यानी एप्लीकेशन डाल देता हूं, ठीक है ना, ओके, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद, ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर क्या करेगा, प्रोफेसर ये चेक करेगा कि भैया जो एप्लीकेंट है उसने जो भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अंदर अमाउंट वगैरह था वो सब भर दिया है, तो वो क्या करेगा, वो मेरी सिक्योरिटी रिलीज कर सकता है। उसके लिए वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है ना, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, सेक्शन 61। मान लो मैंने एक रिटर्न फाइल की, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने रिटर्न फाइल की, ठीक है ना, और मेरी रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर आ गई, ठीक है ना। प्रोफेसर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है मेरी रिटर्न की भैया ठीक है या गलत है, और उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रोफेसर मुझे नोटिस भेजेगा और एक्सप्लेनेशन मांगेगा। मुझे 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा, यानी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं उस चीज को, यानी कि जो भी गड़बड़ मिली है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं और जो भी टैक्स का, इंटरेस्ट का या अदर अमाउंट बनता है वो मैं दे दूं, ठीक है, नहीं तो ये बात हो सकती है। और दूसरा ये हो सकती है कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि भैया मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, जो आपने बताया ना डिस्क्रिमिनेशन, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, प्रोफेसर क्या क्या एक्शन ले सकता है, सवाल ये उठता है किस किस केसेस पर प्रोफेसर एक्शन ले सकता है। अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, प्रोफेसर कह रहा है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम सेटिस्फाई नहीं इससे, या फिर ठीक है ना क्या होता है कि मैं एक्सेप्ट तो कर लेता हूं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन मिली है वो एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं, लेकिन किसी भी तरीके का करेक्टिव एक्शन नहीं लेता हूं, तो उस केस में प्रोफेसर क्या कर सकता है, 4 तरीके का डायरेक्शन यानी 4 तरीके के ऑर्डर पास कर सकता है। क्या, या तो वो सेक्शन 65 के अंदर ऑडिट कंडक्ट करा सकता है, या स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 के अंदर कंडक्ट करा सकता है, या 67 सेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन सर्च सीजर करा सकता है मेरा, या फिर क्या कर सकता है 73 और 74 के अंदर प्रोसीडिंग चला सकता है। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सीए फाइनल मई 25 के अंदर एग्जाम में आया था, सितंबर 25 में आने के ना के बराबर चांस है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। ये है सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। अब इसमें क्या है कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है ना। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात यहां पे होगी। मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं की है मैंने, ठीक है ना, सेक्शन 39 और या फिर सेक्शन 49 के अंदर, दोबारा बोल देता हूं एक बार, ठीक है ना। क्या हुआ कि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है सेक्शन 39, ठीक है ना, या फिर सेक्शन 45 के अंदर, एंड ठीक है ना प्रोफेसर क्या करता है सेक्शन 46 के अंदर मुझे नोटिस भेज देता है, ठीक है ना, कि भैया रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर अंदर, और मैं इतना ढीठ था फिर भी मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस पे प्रोफेसर क्या करेगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हुए। वो कैसे करेगा, जो भी उसके पास रेलेवेंट मटेरियल होगा उसके बेसिस पर वो क्या करेगा, ठीक है ना, बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, ठीक है ना। ये असेसमेंट का जो ऑर्डर पास करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, उसका टाइम लिमिट बता रखा है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या विड्रॉल हो सकता है असेसमेंट ऑर्डर का, जो अभी बात की हमने, ठीक है ना, जो ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया है क्या इसका विड्रॉल हो जाएगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि मैं फर्निश कर देता हूं 60 दिन के अंदर अंदर एक वैलिड रिटर्न, जो भी डिफॉल्ट पीरियड है, ठीक है ना, उस पीरियड के लिए मैं 60 दिन के अंदर अंदर अगर मैं क्या करता हूं रिटर्न फाइल कर देता हूं, ठीक है ना, तो क्या होएगा, ठीक है ना, तो क्या होएगा ऑर्डर पास करने के अंदर अंदर, तो उस केस में जो ऑर्डर पास किया गया वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट या लेट फी की जो मेरी लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मान लो मैं वैलिड रिटर्न फाइल नहीं करता हूं विद इन 60 डेज, ठीक है ना, ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, तो उस केस में मुझे एडिशनल 60 डेज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एडिशनल फीस भी लगेगी 100 रुपीज ईच डे के लिए। बाकी जो लायबिलिटी थी यहां पर इंटरेस्ट की, फीस की, वो कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन सितंबर 25 में आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर अच्छे से करके जाना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब मान लो मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, यानी कि मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है ना, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं और मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, मैं मान लेते मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाया हूं, ठीक है ना, या फिर मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है किसी भी एक कारण से जो नीचे दे रखे हैं। क्या कारण हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, मैंने कॉन्ट्रावेंट कर दिया, किसी
प्रोविजन या रूल का, या फिर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर आ रहा हूं, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है 3 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट से लेकर 3 महीने बीत चुके, 3 महीने के बाद तक मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर पॉइंट नंबर 2 को छोड़ दो और किसी और केस में मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो लिया है, ठीक है ना, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया है, या मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से लिया है, तो उस केस में क्या है, असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 5 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, और उस केस में एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दी जाएगी। इस तरीके से एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है सितंबर 25 के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन एमटीपी, ठीक है ना, मई 25 के अंदर भी काफी, दोनों एमटीपी में दे रखा था मेरे को जहां तक ध्यान है। तो सेक्शन 64 समरी असेसमेंट क्या होता है, तो समरी असेसमेंट क्या है, ठीक है ना, अगर प्रोफेसर को लगता है कि भैया इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। अगर प्रोफेसर के पास एविडेंस है कि कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो कोई लायबिलिटी इनकर कर रहा है, और अगर किसी तरीके का डिले करते हैं हम असेसमेंट ऑर्डर पास करने में, तो एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है रेवेन्यू के ऊपर, तो इस तरीके से समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। क्या इस ऑर्डर का भी विड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है? अगर एप्लीकेंट, यानी कि मैं अगर एप्लीकेशन लगाता हूं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, तो एसी और जेसी यानी एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर विड्रॉ कर सकते हैं उस असेसमेंट ऑर्डर को, और या फिर वो खुद से कर सकते हैं ऑन मोशन, अगर उनको लगता है कि जो ये ऑर्डर पास किया गया है ये एरनियस है, ठीक है ना। ओके, इस केसेस में आगे चलते हैं। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6, सीए फाइल नंबर 23 के अंदर, एमटीपी वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और काफी जगह पे दे रखा है। अब आ जाते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड, तो एक सेक्शन है सेक्शन 65 और सेक्शन 66। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेक्शन 65, जो कि एमटीपी नंबर 24 के अंदर भी दे रखा था। ये है डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है, टैक्स अथॉरिटी यानी डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट अगर ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हु मे कंडक्ट द ऑडिट, तो डिपार्टमेंट ऑडिट कौन कर सकता है, तो कमिश्नर कर सकता है, या उसके द्वारा कोई भी ऑफिसर जो एथोराइज किया गया है, ठीक है ना। किस जगह पे ऑडिट किया जाएगा, तो या तो जहां पे बंदे का बिजनेस है वहां पे, या फिर सारी किताबें अपने ऑफिस को उठा लाएंगे वहां पे, ठीक है ना। नोटिस की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, कम से कम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज। आगे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, मुझे लगता है एमसीक्यू के अंदर। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है ना, ये जो ऑडिट है, ये डिपार्टमेंट जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है ना, ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कैसे निकालेंगे, जो ऊपर हमने बात की है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट निकालते हैं, ठीक है ना, विच एवरेज लेटर करके 2 चीजों में। तो सबसे पहले अगर मैं किसी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे रिकॉर्ड अवेलेबल कब हुए हैं और एक्चुअल में मैंने ऑडिट करना कब स्टार्ट किया, विच एवरेज लेटर होगा, उसको बोलेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। वहां से विद इन 3 मंथ देखेंगे, कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑडिट। अब आता है कि कंक्लूजन की बात करते हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, विद इन 30 डेज क्या करेगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका ऑडिट करके आ जा रहा है उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, कि भैया ये तुम्हारी ये फाइंडिंग्स मिली है, और ये रीजन भी बताएगा, ठीक है ना, और जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है ना, रिजल्ट के अंदर क्या मिला है, या तो टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, एरनेस रिफंडेड है, आईटी रॉन्गली ये अवेल्ड है या यूटिलाइज है, उस केस में, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, 73 और 74 की प्रोसीडिंग चला देगा। उसके बाद आता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट आता है सेक्शन 66 के अंदर। स्पेशल ऑडिट किस किस केसेस में हो सकता है, तो स्पेशल ऑडिट की बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना, अगर वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, ठीक है ना, या फिर आईटीसी अवेल्ड नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, तो उस केस में क्या होएगा यहाँ पे, ठीक है ना, उस केस में यहाँ पर, ठीक है ना, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, लेकिन उसके लिए प्रायर परमिशन लगेगी कमिश्नर की, और किससे कराएंगे ऑडिट, जो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या कोस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, जो कि कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। टाइम लिमिट क्या होगी, वहां पर 3 महीने की टाइम लिमिट थी, यहाँ पे 90 दिन की टाइम लिमिट है, और इसको टाइम लिमिट को असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आरटीपी मई 25 के अंदर दे रखा था, एमसीक्यू था इसके ऊपर। हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट, अगर हम बात करें इस ऑडिट के अंदर, स्पेशल ऑडिट के अंदर, तो स्पेशल ऑडिट के अंदर
जो भी खर्चा होगा, ठीक है ना, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन बियर करेगा ऑडिट का, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो कमिश्नर होता है ना वही डिटरमाइन करता है और वही पे करता है खर्चा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर वर्ड आया है, तो कई जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर वर्ड आया, तो कहीं आप कमिश्नर की जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर मत लिख देना। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है प्रोफेसर उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, और अगर रिजल्ट के अंदर ये चीजें मिलती हैं, टैक्स नोट पेड, रिफंडेड, ठीक है ना, वही शॉर्ट पेड वगैरह वाली केसेस, तो उसके अंदर ठीक है ना 73 और 74 की प्रोसीडिंग चला देंगे। इस तरीके से इसको ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि किसी भी तरीके से एमसीक्यू वगैरह भी पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं जो सितंबर 25 के अंदर आ सकते हैं, उनके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपील एंड रिवीजन चैप्टर। सितंबर 25 के लिए ये चैप्टर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, कम से कम 5 नंबर ये चैप्टर दिलाने वाला है। लेकिन बेकार बात इस चैप्टर की सबसे ज्यादा ये है दोस्तों कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इस चैप्टर को कैसे हम शॉर्ट करें और सब कुछ हमें आता भी हो, इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि 25 के अंदर, मई 25 के अंदर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है मई 25 के लिए, ठीक है ना, कि भैया कोई अमेंडमेंट थी या नहीं थी। अब आ जाते हैं सितंबर 25 के लिए। तो सितंबर 25 में 3 अमेंडमेंट थी, वो मैं कराऊंगा क्योंकि उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 110%। इसके अलावा सिर्फ 8 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यानी 3 अमेंडमेंट और सिर्फ 8 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 11 क्वेश्चन आपको ये कर लेने हैं और आपके सितंबर 25 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहला आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, ये अमेंडमेंट है सेक्शन 107 होता है अपना, सेक्शन 107 एपीलेट अथॉरिटी के अंदर अगर डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसके अगर एपीलेट अथॉरिटी को क्या करते हैं, लेवल 1 के अंदर, ठीक है ना, अपील करते हैं, उसमें एक प्री डिपॉजिट करके एप्लीकेंट को क्या करना पड़ता है, प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, उसमें एक अमेंडमेंट है। तो उसमें अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर कोई भी एप्लीकेंट अपील कर रहा है तो अपील तभी कर सकता है अगर वो पहले उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी या पेनल्टी जो उसने एडमिट किया है वो, प्लस में 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, जो टैक्स डिस्प्यूट में बच गया है उसका 10%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ एंड आईजीएसटी केस में डबल हो जाएगा 50 करोड़। तो ये वाली चीज है ना, इसमें अमेंडमेंट आई है। तो इसके किस पोर्शन में अमेंडमेंट आई है, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर चेंज आया है। इसमें क्या चेंज आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला चेंज आया है। यहाँ पे ये 25 करोड़ और 50 करोड़ था ना, तो इसमें से यहाँ पे 25 की जगह पे कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया, ठीक है ना, और 50 का ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 25 था तो 50, यहाँ 20 हो गया तो 40 आईजीएसटी केस में। बस इतना है, सिर्फ ये अमेंडमेंट आई है और बाकी कोई भी अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है। सेक्शन 107 के अंदर प्री डिपॉजिट के अंदर एप्लीकेंट को कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। वो अमाउंट क्या है, जो उसने एडमिट किया है वो, चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, फाइन हो, फी हो या पेनल्टी हो, प्लस में जो भी टैक्स अब डिस्प्यूट में बच गया उसका 10%, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 20 करोड़ और आईजीएसटी केस में डबल हो जाएगा 40 करोड़। तो ये वाली अमेंडमेंट है। दूसरी अमेंडमेंट आई है, ठीक है ना, सेक्शन 112 होता है अपना, एपीलेट ट्रिब्यूनल को अगर हम अपील कर रहे हैं तो उस केस में प्री डिपॉजिट के ऊपर भी अमेंडमेंट है, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम एपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर रहे हैं तो उस केस में भी एप्लीकेंट को कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उसके अंदर अमेंडमेंट है। तो पहले क्या होता था, पहले होता था, ठीक है ना, कि कोई भी एप्लीकेंट है वो अपील फाइल नहीं कर सकता एपीलेट ट्रिब्यूनल को जब तक कि वो क्या पे नहीं कर सकता, जो अमाउंट उसने एडमिट किया है टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी का, एंड जो भी टैक्स डिस्प्यूट में रहेगा उसका 20%, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 और 100 करोड़। तो इसमें क्या हो गया है, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, पहले जो है यहाँ पे ये चीज थी, अब इसमें क्या चेंज हो गया है अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिट कर रहा है वो वाला पोर्शन तो सेम टू सेम है, लेकिन ये जो सेकंड वाला पोर्शन था ना, ये उठा के ये एज इट इज ये वाला ही ये कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसके अंदर इसमें भी अमेंडमेंट थी और यही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दिया, सेकंड वाला पोर्शन सेम उठा के 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, वही 20 करोड़ एंड 40 करोड़ इन आईजीएसटी। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और अमेंडमेंट आई है यहाँ पे तीसरी, ये है सेक्शन 112 की जो टाइम लिमिट होती है ना, ठीक है ना, अपील फाइल करने की एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें अमेंडमेंट आई है। तो पहले क्या होता था, एप्लीकेंट है ना,
3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता था और सफिशिएंट कॉज होने पर फर्दर 3 मंथ उसको मिलते थे। डिपार्टमेंट के केस में क्या होता था, 6 मंथ के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते थे, लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं थी। अब ये जो डिपार्टमेंट वाली केस है ना, एप्लीकेंट वाला केस तो सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले केस के अंदर अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है ना, कि 6 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक्सटेंशन नहीं थी, जो कि अब 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, ठीक है ना, फर्दर एक्सटेंशन, बस इतना ही, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। ये थी अमेंडमेंट, यानी एक तरीके से 3 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन हमेशा आए हैं वो यही क्वेश्चन आए हैं, टाइम लिमिट को लेके, प्री डिपॉजिट को लेके। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वो लगभग 8 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए टैक्स पेयर, मान लो मैं एक टैक्स पेयर हूं, इज एग्रीड बाय एनी प्रोसीडिंग, ठीक है ना, ही विल हैव टू अप्रोच बोथ अथॉरिटीज सेपरेटली फॉर एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ अपील। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, ठीक है ना, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स पेयर है तो उसको दोनों ही अथॉरिटीज को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपील करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर है, ठीक है ना, कि भैया नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, आंसर नो है। आगे है क्या, ठीक है ना, वेयर ए प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, अंडर द सीजीएसटी एक्ट, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर है जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर अगर ऑर्डर पास कर रहा है, तो जो भी अपील की जाएगी ना, वो अपील भी, ठीक है ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रॉपर ऑफिसर जो सीजीएसटी वाला है ना, उसके वहां पे ही की जाएगी, ठीक है ना, विल लाई ओनली विद प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी। ऐसे ही अगर वो होता है एसजीएसटी एक्ट के अंदर, अगर वो प्रॉपर ऑफिसर होता है तो फिर उस ऑफिसर के अंदर, तो वही बात बोल रखी है, वेरी प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी एक्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर, तो अपील भी उसके अगेंस्ट कहां पास की जाएगी, ठीक है ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वही किसके प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी ना वही लाई करेगी। बस इतना सा, यहां तक ये याद रखना, यहां से लेके यहां तक ये है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। तो 3 अमेंडमेंट यानी 3 क्वेश्चन हो गए और एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, चैप्टर के अंदर अपील एंड रिवीजन के अंदर पहले 3 अमेंडमेंट जो मैंने करा दी हैं, उसके बाद टोटल 8 क्वेश्चन, 8 में से एक कर लिया हमने। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 107 अच्छे से करके जाना है, इसमें से क्या करना है वो हम पढ़ लेते हैं। तो अपील टू एपीलेट अथॉरिटी, ये लेवल 1 की अपील होती है। इसमें क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील कर सकते हो एपीलेट अथॉरिटी को। तो यहाँ पर एक तो आपको टाइम लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है ना, अपील करने की। तो एप्लीकेंट के लिए टाइम लिमिट क्या होती है, 3 महीने की होती है। हालांकि सफिशिएंट कॉज होने पर इसको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें डिपार्टमेंट के केस में, तो डिपार्टमेंट को डबल हो जाता है, 6 महीने का टाइम मिल जाता है, और लेकिन एक्सटेंशन सफिशिएंट कॉज होने पर 1 महीने का ही रहता है। अब बात आ जाती है दूसरा जो इसके अंदर याद रखना है इसी सेक्शन के अंदर, वो है प्री डिपोजिट के ऊपर। प्री डिपोजिट एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट दोनों पढ़ने वाले हैं। तो एप्लीकेंट तो हमने पढ़ ही लिया, प्री डिपोजिट में तो अमेंडमेंट थी, तो अमेंडमेंट से हमने देख लिया है, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमने वहां से कर लिया है, तो इसको तो अब करेंगे नहीं। अब बात आती है, हो सकता है इस पे एमसीक्यू आ जाए, डिपार्टमेंट के केस में सेक्शन 107 के अंदर कोई भी प्री डिपोजिट डिपार्टमेंट को जमा कराने की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ प्री डिपोजिट इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट अपील करता है तो। बोलो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन 112 का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि अगर आप अपील कर रहे हो लेवल 2 के अंदर, यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है ना, ओके, जो एपीलेट अथॉरिटी है या जो रिविजनल अथॉरिटी है उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, एप्लीकेंट क्या कर रहा है, अपील फाइल कर रहा है एपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टाइम लिमिट और प्री डिपोजिट, आपको दोनों बातें याद रखनी है। टाइम लिमिट की बात करें, क्या टाइम लिमिट मिलेगा, एप्लीकेंट के केस में 3 महीने, ठीक है ना, और एक्सटेंशन हो जाएगा क्या, 3 महीने, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट के केस में तो 6 महीने, ठीक है ना, और एक्सटेंशन पहले होता नहीं था लेकिन अब 3 महीने हो गया है, जो कि मैंने अमेंडमेंट के अंदर करा दिया है। ये वाली चीज अमेंडमेंट में हमारी हो गई है। अब अगली चीज, ठीक है ना, आ जाती है इसमें प्री डिपोजिट की, सेक्शन 112 के अंदर। तो प्री डिपोजिट वाला पॉइंट मैं करा ही चुका हूं अमेंडमेंट में, तो ये तो हो गया है, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, यही है एपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 112 के अंदर ही। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है वो किसी अपील को रिफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर ये कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होती उसके पास, ठीक है ना, कि भैया हर अपील को रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना, अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, हैज द डिस्क्रिप्शन टू रिफ्यूज द एडमिट एनी अपील, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भैया, एनी अपील थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, अपील ट्रिब्यूनल के पास पावर जरूर है, वो रिफ्यूज कर सकता है अपील को, बट इट कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील, ठीक है ना, ओके, इट कैन रिफ्यूज एडमिट एन अपील ओनली वेयर, कब, जब ये 3 बातें होंगी, टैक्स
और आईटीसी इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी डिटरमाइन बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 50,000। ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। ये है फीस। अपील ट्रिब्यूनल के केस में, ठीक है ना, अपील फाइल करने की कुछ फीस होती है, ये जरूर करके जाना इंपॉर्टेंट है। तो वो फीस क्या होती है? अपील शैल बी 1000 फॉर एवरी 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख, ठीक है ना, 1000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, क्लियर है। ओके, हाउ एवर, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है ना, नॉट एक्सीड 20,000, 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम 5,000 तो होगी, ठीक है ना। तो मान लो टैक्स का अमाउंट है 4 लाख, तो 1000 फॉर 1 लाख है तो 4,000 हो गया, तो 4,000 नहीं 5,000 होगी, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये छोटा सा पॉइंट, ये चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको चेक कर सकते हैं, तो फीस के वाले पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन 121 के अंदर नॉन अपीलेबल ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है? विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 स्पेसिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल्ड। कौन कौन से ऑर्डर जिसके अंदर आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते? तो इसको एक हुक से याद कर लेना, टिप्स। आपको ये चीज टिप्स पे याद करके जानी है, ठीक है ना, टिप्स पे याद करके जानी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन टिप्स पे याद होगा तभी आप लिख पाओगे। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, ठीक है ना। एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर हो, ठीक है ना, अगर ट्रांसफर कर रहे हो प्रोसीडिंग एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर। टी आई मतलब इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, ठीक है ना, सेक्शन 80 के अंदर, जिसमें कमिश्नर अलाउ कर सकता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है किस किस केसेस में, नहीं, तो वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। टी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, मतलब ठीक है ना, एन ऑर्डर सेंसिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। TIPS का मतलब होता है सीजर, ठीक है ना, एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर। तो इसको याद कर सकते हो। मैंने एक सर का वीडियो देखा था, तो वहां से मैंने ये लिख लिया था, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एमटीपी नवंबर 24 के अंदर इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेक्शन 108 पावर ऑफ आरए, ठीक है ना। तो आरए के अंदर कई सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद करना पड़ेगा, ऑर्डर विच कैन बी एक्सरसाइज बाय आरए। आरए किस किस ऑर्डर को एक्सरसाइज कर सकता है? तो यहां पे आपको एक तो याद रखना, यहां से शुरू करना पड़ेगा, याद करना। आरए में ऑन हिज ओन मोशन, या तो खुद से, ठीक है ना, या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, या उससे रिक्वेस्ट की गई है SGST UTGST कमिश्नर के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है? कॉल, ठीक है ना, कर सकता है, या फिर एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात क्या है? ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, जब वो रिकॉर्ड चेक करता है, ठीक है ना, और अगर उसको ये मिलता है कि जो सबॉर्डिनेट जिसने ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने, ठीक है ना, वो क्या है? एरोनियस है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, उसने मेटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या कर सकता है वो आरए? ही में, ठीक है ना, इफ नेसेसरी स्टे कर सकता है ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर पीरियड एज जो भी उसको सही लगे, ठीक है। क्लियर है। उस पर स्टे लगा सकता है बेसिकली। आई होप क्लियर है। यहां तक याद कर लेना इस पॉइंट को। हालांकि और भी पॉइंट दे रखे, ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि स्टडी मेट के अंदर ये लिख रखा था, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आरए के अंदर आपको याद कर रहा है, रीजनल अथॉरिटी। आरए शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रीजनल इफ, ठीक है ना, आरए को, ठीक है ना, आरए क्या है, ठीक है ना, आरए को आप क्या है? रिविजनल अथॉरिटी को, ठीक है ना, पावर नहीं मिलेगी अगर ये केसेस हैं। तो ये आपको पूरा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चार पॉइंट आपको इसके अंदर याद करने हैं। अगर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज ए रिविजनल ऑर्डर। अगर ऑर्डर रिविजनल ऑर्डर है, अगर ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी रिविजन हो चुका है, ऑलरेडी रिविजन हो चुका है, ठीक है ना, पीरियड स्पेसिफाइड 107, ठीक है, 107 सबसेक्शन 2 हैज नॉट येट एक्सपायर्ड और मोर देन 3 ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड, ठीक है ना। या फिर ऑर्डर जो है वो क्या है? ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील 107, 112, 117, ठीक है ना, और 118, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आरए के अंदर याद करना है। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। आरए कैन रिवाइज एन ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेड ऑर्डर बट नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द पासिंग एन ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट, ये पैराग्राफ है ना, ये जस्ट आपको याद करना। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपके सेक्शन 109 जो कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेट ट्रिब्यूनल या जो बेंच इसके अंदर बनाए जाते हैं ना, उसका क्या कंपोजिशन होता है वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो याद करना आपको, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पहला पॉइंट जो आपको याद करना वो है कंपोजिशन, अपीलेट ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें दो बेंच होती है, एक प्रिंसिपल बेंच होती है, एक स्टेट बेंच होती है। प्रिंसिपल बेंच के अंदर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर होता है सेंटर का, और टेक्निकल मेंबर होता है स्टेट का, ठीक है ना। तो ऐसे ही टेक्निकल मेंबर स्टेट का इसमें भी होता है और सेंट्रल का भी होता है, दोनों होते हैं।
जुडिशियल मेंबर इसमें एक ही होता है, इसमें जुडिशियल मेंबर दो होते हैं, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये याद कर लेना। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट याद रखनी है वो ये है ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे, चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल बेंच हो या फिर स्टेट बेंच हो, वो कौन सी अपील हियर कर सकते हैं? वो एपिलेट ट्रिब्यूनल या रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है ना, एपिलेट, दोबारा बोल लेता हूं, एपिलेट अथॉरिटी या आरए, ठीक है ना, रिविजनल अथॉरिटी के जो ऑर्डर होते हैं ना, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट अपील जो है प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच हियर कर सकती है। पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, अगर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो होता है ना, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल बेंच, ठीक है ना, प्रिंसिपल बेंच ही हियर करेगी। बोलो क्लियर है? लेकिन या फिर अगर मैटर किससे रिलेटेड करता है, सेक्शन 171 सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 का अगर मैटर है, तो वो मैटर भी प्रिंसिपल बेंच ही सिर्फ ठीक है ना हैंडल करेगी, हियर करेगी। बोलो क्लियर है? या फिर गवर्नमेंट क्या है, काउंसिल, ठीक है ना, जो काउंसिल होते हैं ना, उसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है कोई भी ऐसा मैटर, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कौन हियर करेगी, प्रिंसिपल बेंच करेगी। ये चारों के चारों पॉइंट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, सिंगल मेंबर बेंच। तो कुछ केसेस में क्या होता है, सिंगल मेंबर बेंच अलाउड होते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व या अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। दूसरा, मैटर जो है ना, ठीक है ना, वो नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मैटर डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है ना, और एनी अदर प्रेस्क्राइब कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये था दोस्तों चैप्टर जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लो। देखो हल्की फुल्की चीजें तो दोस्तों याद करनी ही पड़ती हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगी सारी चीजें, क्योंकि ये चैप्टर ना इतना लेंथी चैप्टर है, इसका एक एक पॉइंट अगर आप करने बैठ जाओगे ना, तो ऐसा ना हो कि 2-3 चैप्टर आपको छोड़ने पड़ जाए। तो इस चैप्टर को आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा मोस्टली एग्जाम के अंदर देखने को मिला है हमेशा, और अब की बार तो आएगा ही आएगा सितंबर 25 में एक क्वेश्चन, क्योंकि 3 अमेंडमेंट है, ठीक है ना, और 8 क्वेश्चन ये। तो ये आप बस ये करके चले जाओ, ठीक है ना, आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार आप सारे के सारे कंपाइलर के क्वेश्चन जरूर करना खुद से, ठीक है ना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मैं सारे के सारे चैप्टर आप तक सुपर क्विक रिवीजन के डालने वाला हूँ, और शॉर्ट वीडियो भी मैं काफी सारे डाल चुका हूँ और भी डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी का चैप्टर। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है ना, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट है? इसके अंदर नहीं है। क्या सितंबर 25 के लिए कोई अमेंडमेंट करनी है? नहीं करनी है। उसके बाद आता है सवाल कि कितने क्वेश्चन करने हैं? तो टोटल 14 क्वेश्चन है, और 14 में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले 14 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 122। सेक्शन 122 को सब पूरा का पूरा एक बार रीड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। सेक्शन 122 के अंदर कई तरीके के सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। सेक्शन 122, ठीक है ना, 122 सब सेक्शन 1, 122 सब सेक्शन 1A, 122 सब सेक्शन 1B, 122 सब सेक्शन 2, 122 सब सेक्शन 3। तो सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला सेक्शन है 122 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर बता रखा है कि ये 21 ऑफेंस है। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन ये 21 ऑफेंस करता है, ठीक है ना, ये 21 ऑफेंस में से कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे 21 ऑफेंस दे रखे हैं, तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी वो बता रखी है यहाँ पे। क्लियर है? ये सारे के सारे 21 ऑफेंस है, तो पेनल्टी कितनी लगेगी उसके अंदर? 10,000, ठीक है ना, ईच अंडर CGST, ठीक है ना। तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स डिवीजन विच एवरेज हायर की पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगी। इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर दूसरा सेक्शन है सेक्शन 122 सब सेक्शन 1A, ठीक है ना। ये हल्का फुल्का याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जिसको, ठीक है ना, जो अपने पीछे पड़े ना वो 21 ऑफेंस, उसमें से 1, 2 और पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9 जो दे रखे हैं ना, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, उसका बेनिफिट अगर किसी को होता है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसको 100% ऑफ टैक्स डिवीजन या ITC अवेल्ड या पास ऑन, उसका उतनी पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद इश्यू के ऊपर अमेंडमेंट आई थी, अभी आपको लिए ज्यादा जरूरत की चीज है नहीं, फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अंदर भी पेनल्टी लगभग वही है आपको, जैसे हमने पढ़ा था कि 10,000, ठीक है ना, एंड अमाउंट इक्विवेलेंट तो विच एवर इज हायर। ये आप एक बार जस्ट रीड करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद आता है ये वाली पेनल्टी, इसके अंदर है 122 सब सेक्शन 2, ठीक है ना। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन
है, या गुड्स या सप्लाई वगैरह गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है, या तो उसने टैक्स पे नहीं किया, सोट पे किया है, ठीक है ना, या एरएलसी रिफंडेड है, आईसी रोंगली यूटिलाइज्ड है या अवेल्ड है। तो ये आते थे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर कि नोटिस किस किस केसेस में आ सकता है, ये वो केसेस हैं। तो उस केस में वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी क्या लगेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि अगर रीजन जो है अदर देन रीजन फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अलावा कोई और है तो 10,000 और टैक्स परसेंट ऑफ 10%, ठीक है, ऑफ टैक्स ड्यू अमाउंट फ्रॉम सच पर्सन विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर रीजन यही है तीनों के तीनों फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट में से कोई है तो फिर यहाँ पे 10% की जगह पे 100% हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, उसके बाद इसके ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टडीमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये आजकल पूछे नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो पहले कभी पूछे जाते थे। तो आ जाते हैं उसके बाद ये सेक्शन है, इसके अंदर एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 के अंदर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन हु कमिट एनी ऑफ द बिलो, जो नीचे ऑफेंस दे रखे हैं, ही ये दो याद रख लेने आप खासकर, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति है फेल्स टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटी हु हैज इशूड ए समन, अगर कोई अथॉरिटी है उसने क्या है समन इशू किया और कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वो क्या है, ठीक है ना, फेल हो जाता है, अपीयर नहीं होता है वहां पे, ठीक है ना, या फेल टू इशू एनी इनवॉइस फॉर सप्लाई, ठीक है, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी, तो उस केस में जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। स्टडीमेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, आरटीपी नंबर 21 का क्वेश्चन भी यही है। उसके बाद आ जाते हैं 123 नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं एग्जाम के अंदर, ना पूछने के चांस है, ठीक है ना, बस एक बार चाहो तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। 124 भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कभी पूछा नहीं है ना कभी पूछेंगे, फिर भी एक बार रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये वाली जनरल पेनल्टीज के अंदर एक लाइन में याद रखना आपको, जनरल पेनल्टी का मतलब क्या होता है। जनरल पेनल्टी का मतलब है, ठीक है ना, अगर कोई और पेनल्टी नहीं लग रही है, ठीक है ना, कोई सेपरेट सेक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं लग रही है, तो उस केस में एक जनरल पेनल्टी होती है 25,000 रुपए की, वो लग जाएगी यहाँ पे। तो 25,000 रुपए तक की जनरल पेनल्टी, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी ये है सितंबर 25 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, सेक्शन 126 है, माइनर ब्रिज की बात करता है। माइनर ब्रिज का मतलब होता है, ठीक है ना, कि अगर अमाउंट, ठीक है ना, ऑफ टैक्स क्या है 5,000 रुपए से नीचे है तो माइनर ब्रिज का केस माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या कुछ कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कोई भी पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना, माइनर ब्रिज के केस में। माइनर ब्रिज के केस में मतलब अगर अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है 5,000 से कम है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हर केस का फैक्ट या सर्कमस्टांसेस अलग होती है, तो उस बात पे पेनल्टी डिसाइड होगी, ठीक है ना। कोई भी पेनल्टी तभी लगेगी जब सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है ना, और जो ऑफिसर है जो पेनल्टी लगा रहा है, ठीक है ना, जो ऑर्डर पास कर रहा है पेनल्टी का, उस पेनल्टी ऑर्डर के अंदर क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, नेचर ऑफ ब्रीच स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर वॉलंटरी डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है ना, पहले ही वो व्यक्ति, ठीक है ना, ऑफिसर के सामने, इससे पहले कि ऑफिसर डिस्कवर करे, ठीक है ना, इस बात को वो पेनल्टी लगाते टाइम भी कंसिडर करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, हालांकि और भी क्वेश्चन कंपाइलर वगैरह में दे रखे होंगे तो आप पढ़ सकते हो किसी की भी कंपाइलर। 127 बेकार का क्वेश्चन है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। 128 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट एक बार रीड कर लेना, हल्का सा आपने किया भी होगा। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और 129, काफी टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं किसी का गुड्स लेके जा रहा हूं तो अपने ट्रक के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, किसी ऑफिसर ने मेरा गुड्स पकड़ लिया, ठीक है ना, ट्रक पकड़ लिया और साथ में उसमें जो गुड्स रखा था वो भी पकड़ लिया, ठीक है ना, और कह रहा भैया नीचे आओ, ठीक है ना, और ये चीजें दिखाओ, ठीक है। उस केस में क्या है, मान लो वो ऑफिसर कह रहा है कि भैया, ठीक है, आपके मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है कि कुछ गड़बड़ मिली, ठीक है, तो वो कह रहा है पेनल्टी लगेगी, ठीक है, चलो पेनल्टी लगेगी। तो उस केस में वो कह रहा है कि आपका गुड्स तो सीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यही बात जो है, पेनल्टी वाली बात जो है उसके मालिक को बताएगी और वो मालिक भाग के आता है, ठीक है ना, जो मालिक था ना गुड्स का वो भाग के आ रहा है। तो उस केस में देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल गुड्स पकड़ा गया है या एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है ना। तो सीजीएसटी वाला पॉइंट नॉर्मली यही आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो टैक्सेबल गुड्स है तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 200% ऑफ टैक्स पेबल, क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेबल दे रखा होगा उसका 200% कर देना, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2%, ठीक है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है कि नहीं है। टैक्स 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 20,000 विच एवरेज लोअर हो जाएगा। लेकिन अगर ओनर नहीं आ रहा, उसको बता दिया गया कि भैया ऐसी ऐसी बात है और उसको बताया कि पेनल्टी लग रही है, आप जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है ना, और आपका गुड्स यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, तो उस केस में ऑफिसर गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि अच्छा, ठीक है ना, तो 200% ऑफ टैक्स पेबल जो पहले था वो तो रहेगा ही, लेकिन 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवरेज हायर करके पेनल्टी लग सकती है। लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 5% वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगा और 25,000
विच एवरेज लोअर का केस हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसके अलावा 129 सबसेक्शन 3 और 129 सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ बातें बता रखी है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जिसने गुड्स पकड़ा है, ठीक है ना, जो ट्रक पकड़ा गया है, ठीक है ना, ओके, तो उस केस में क्या है, एक तो वो नोटिस देगा, एक वो ऑर्डर देगा। नोटिस भी 7 दिन का पीरियड होता है और ऑर्डर का भी 7 दिन का पीरियड होता है। नोटिस के अंदर क्या स्पेसिफाई करेगा, वो पेनल्टी पेबल कितनी है, और ऑर्डर के अंदर क्या बताएगा, ठीक है ना, कि भैया पेनल्टी जो नोटिस के अंदर दे रखी है उसका पेमेंट कर दो, ये वाली बातें। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी भी देगा, ठीक है ना। 129 सबसेक्शन 6 के अंदर दे रखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है, ठीक है ना, जिसका गुड्स पकड़ा गया है या उसका मालिक है, ठीक है ना, जो भी है गुड्स का, तो उसको बताएगा होगा भैया इतनी पेनल्टी है, तो वो क्या है, ठीक है ना, जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पेनल्टी है विद इन 15 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। अगर वो पेनल्टी पे कर देता है तो ठीक बात है, अगर नहीं पे करता है तो जो भी गुड्स है या जो ट्रक पकड़ा गया है उसको वो बेच सकता है, ठीक है ना, और अपनी पेनल्टी रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि पेरिशेबल या हजार्ड्स नेचर का है गुड्स जो पकड़ा गया है, तो वो इस 15 दिन को कम भी कर सकता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन, यही पॉइंट इसका काफी, ये भी पॉइंट साथ में पूछते हैं कई बार। फर्स्ट प्रोवाइड जो है ये सेक्शन 129 सब सेक्शन 6 का, इसके अंदर क्या है कि जो ट्रक पकड़ा गया अब उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक तुम गुड्स की बात कर रहे थे, अब जो ट्रक पकड़ा गया उसका क्या। अब मान लो मेरा ट्रक पकड़ा गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जी मैं तो गुड्स लेके जा रहा था, ठीक है ना, गुड्स के मालिक ने अगर कोई बात बोली तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ट्रक तो छोड़ दो। वो कह रहा है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो पेनल्टी ऊपर डिसाइड की है वो, या फिर 1 लाख रुपए विच एवरेज लेस तुम दे दो और तुम्हारा ट्रक ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर एग्जाम के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। 130 सेक्शन 130 के अंदर काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से सारे के सारे करने की नीड नहीं है, स्पेशली ये वाला पॉइंट जरूर करके जाना, पीवाईक्यू है इसके ऊपर। वो सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 के अंदर रिडेम्पशन फाइन, इसके अंदर 2 बातें दे रखी हैं। पहला, इन केस ऑफ गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें टैक्स भी दे रखा होगा, वो माइनस कर देना, और साथ में ये वाली लाइन भी लिख देना, प्रोविजन के रूप में ये पूरा पैराग्राफ लिख देना, फिर ये बात लिख देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कन्वेंस, ठीक है ना, यूज फॉर कैरिज आउट ऑफ सच गुड्स, उस केस में लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, जो ट्रक पकड़ा गया, उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी, जो भी टैक्स पेबल रखोगा ना उसके इक्वल, यानी 100% टैक्स पेबल, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल हो जाएगा। बाकी सब पॉइंट आपको पढ़ने की नीड नहीं है, चाहो तो एक बार पढ़ लेना, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं 131 सेक्शन बेकार का सेक्शन है, कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं 132 सब सेक्शन, ठीक है ना, 130 सेक्शन 132, ठीक है ना, 132 सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पुनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस दे रखे हैं। सितंबर 25 के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले ये बता रखा है कि कौन कौन से केसेस के अंदर आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने भी केसेस बता रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, ये सारे केसेस है जिसके अंदर, ठीक है ना, अगर इस तरीके का ऑफेंस होता है तो उस केस में जेल हो सकती है। अब बात आती है पुनिशमेंट कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑफेंस के ऊपर, ठीक है। जैसे पहले केस में बता रखा है कि अगर इस तरीके के ऑफेंस है तो फिर अमाउंट चेक करना पड़ेगा कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। अगर 5 करोड़ से ऊपर अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है तो इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर होगी, फाइन भी लगेगा, ठीक है ना, और मिनिमम अमाउंट इंप्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है। लेकिन अगर अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो उस केस में, ठीक है ना, इंप्रिजनमेंट 3 और फाइन तो लगेगा ही, मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ की हो सकती है। लेकिन अगर ऑफेंस, ये वाला ऑफेंस है, इंपॉर्टेंट है ये, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ठीक है ना, ओके, उस केस में क्या है, उस केस में फिर अमाउंट हमें चेक करना पड़ेगा। एक्सीडिंग 1 करोड़ और अप टू 2 करोड़ है तो पुनिशमेंट क्या होगी, इंप्रिजनमेंट 1 और फाइन, ठीक है ना, भी लगेगा, और साथ में मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 6 मंथ, ठीक है ना। ऑफेंस फॉल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एक्सेट्रा विद इंटेंशन टू इविट द टैक्स, ठीक है ना, उस केस में क्या है, अमाउंट के बारे में बात बताई नहीं गई है। पुनिशमेंट क्या होगी, इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक, फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि अरेस्ट कब किया जा सकता है। तो अरेस्ट का पॉइंट हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था, 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सेकंड या सब्सिक्वेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वही ऑफेंस, तो फिर उस केस में, ठीक है ना, मॉनेटरी लिमिट भी चेक नहीं करते थे, हमने पहले भी पढ़ी थी ये बात, ठीक है ना। उस केस में यहां पे जाता था ये वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी बहुत जगह पे दे रखा है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जो नॉन बेलेबल है, मतलब बेल नहीं मिलेगी आपको, ये बेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, ये लेस सीरियस नेचर के, नॉन सीरियस नेचर के। यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है विदाउट, यहाँ दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे अरेस्ट होएगा, ठीक है ना, ओके, विदाउट वारंट, और यहाँ पे आपको वारंट की नीड पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो ऑफेंस है वो ये वाले ऑफेंस है, लेकिन अमाउंट जो है टैक्स डिवीजन का वो 5 करोड़ से ज्यादा का होगा, तभी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई गुड्स है या सर्विसेज सप्लाई किया है, इनवॉइस इशू नहीं किया है, या इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन सप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, ओके, ऊपर वाले जो इनवॉइस है उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट कर दिया है लेकिन 3 महीने के बाद तक पेमेंट नहीं किया है फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद क्या है 133 सेक्शन, ठीक है ना, बेकार की चीज है, शो करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं 137, ये भी बेकार का पॉइंट है, एक हल्का सा पॉइंट है जो याद रखना चाहो तो रख सकते
सकते हो, ठीक है ना। बाकी 138 सेक्शन है, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, लेकिन सितंबर 25 के लिए लेस इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन जो भी कंपाइलर आप पढ़ोगे उसके अंदर देखोगे 4-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप बस वो कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांस है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर आने के चांस बिल्कुल कम है। तो 138 सेक्शन क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफेंस। इसका क्या मतलब होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस, ठीक है ना, कि जो कमिश्नर होता है ना, ठीक है ना, वो ऑफेंस कंपाउंड करता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया कोई जेल नहीं जाना चाहता, चलो भैया तुम एक काम करो, जेल मत जाओ, तुम इतने पैसे दे दो, इस तरीके को इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंस। ये कमिश्नर को अधिकार होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम लिमिट क्या होती है कंपाउंडिंग की, 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और अपर लिमिट क्या होती है, ठीक है ना, लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट क्या होती है 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये एक तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। दूसरा पूछ सकते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट, ठीक है ना, शैल बी डिटरमाइंड बाय कमिश्नर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ओके, अगर ऑफेंस की नेचर इस तरीके की है, ये 4 तरीके के नेचर है, 132 सब सेक्शन 1 पढ़ा था ना, वहां पे ए बी छोड़ दो, सी डी और ई वाले केस में अगर फॉल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, ठीक है ना, उस केस में अगर कंपाउंडिंग और, ठीक है ना, अमाउंट इफ ऑफेंस इज पनिशेबल 132 सब सेक्शन 1 ठीक है ना, तो यहाँ पे अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम 50% और मैक्सिमम क्या रहेगी 75% रहेगा। बोलो क्लियर है, जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स चोरी किया है या फिर आईटी लोग एविट किया उसका। और इस केस में अगर, ठीक है ना, अगर लेस देन 5 करोड़ है तो 40% और 60% हो जाएगा, बाकी और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है ना, ऑफेंस, बाकी अब जो भी ऑफेंस बच गया ना उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो क्या है, चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो 5 करोड़ से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर 25% का रेट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सबके अंदर क्या है 25% का केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप इसके 1-2 क्वेश्चन बनाओगे, 4-5 क्वेश्चन दे रखोगे, किसी भी कंपाइलर में चेक करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा 138 सेक्शन की क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ज्यादा सेक्शन है नहीं। अब की बार 3-4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ऑफेंस एंड पेनल्टी के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। अमेंडमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है ना। 126 सेक्शन जरूर कर लेना, 129 कर लेना, 132 कर लेना, ये 3 सेक्शन तो छोड़ना ही नहीं है। 138 जरूर कर लेना, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि ये आएगा नहीं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं और अमेंडमेंट थी, इस वजह से बार बार वो पूछ रहे थे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर क्विक रिवीजन में, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे, अच्छे से कर पा रहे होंगे। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है ना। और शॉर्ट वीडियो जरूर देखना बिफोर 1 डे एग्जाम, ठीक है ना। एक दिन एग्जाम से पहले मैं बहुत ज्यादा वीडियो डालने वाला हूं, जिसके अंदर शॉर्ट वीडियो डालेंगे सारे के सारे, और अभी 1 तारीख से भी आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं रिफंड अंडर जीएसटी का चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये, ठीक है ना। लेकिन इसका क्वेश्चन शायद पिछली बार आ चुका है, फिर भी आप ये वाले टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये चीजें जरूर करके जानी है आपको। तो सबसे पहली बात, मई 25 के अंदर 4 अमेंडमेंट आई थी, ये तो आपको करके ही जानी है, मैं आपको अभी यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है रूल 89(4) और रूल 89(5), ये दोनों रूल के ऊपर काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, लेकिन, ठीक है ना, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया है। शायद पिछले अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आया था, तो आप जरूर फिर भी ये वाले रूल 89(4) और 89(5) के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सारे बना लेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या थ्योरी हो, जो भी है, कंपाइलर जो भी आपके पास है या जो स्टडी मैट है, तो कंपाइलर और स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन आपको इसके बनाने हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सितंबर 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब नीचे आ जाते हैं और 1 बाय 1 करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, 4 चीजें हैं हमें जो पढ़नी है, तो 4 चीजों में से सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं मई 25 की कुछ अमेंडमेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली चीज है ये अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, तो टोटल 4 अमेंडमेंट थी। तो पहली अमेंडमेंट क्या थी, रूल 89(4) और रूल 89(5) के अंदर अमेंडमेंट थी, जिसमें, ठीक है, क्या था, ठीक है ना, जहां जहां पर रूल 89(4)(a), 4(b) आता था ना, अब उसको इग्नोर करना है। पहले उसकी वजह से काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत होती थी, अब उसको जहां पे भी दिखे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर वो 89(4) और 89(5) के अंदर इग्नोर करना है, और कुछ भी नहीं है। फिर भी आ जाते हैं यहाँ पर, रूल 89(4) की बात करेंगे पहले, फिर रूल 89(5) की बात करेंगे। तो रूल 89(4) क्या कहता है, रूल 89(4) कहता है, ठीक है ना, नेट आईटीसी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्टेड टू
टोटल टर्नओवर, ये इसका फॉर्मूला होता था। अब तीनों चीजें एक एक करके समझेंगे। नेट आईटीसी कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले नेट आईटीसी कैसे निकालते हैं, तो नेट आईटीसी के अंदर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कैपिटल गुड्स के आईटीसी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा होता है आईटीसी का, वो भी नहीं लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली करंट ईयर पीरियड का, ठीक है ना, वही सिर्फ आईटीसी इंक्लूड करते हैं, वो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो 89(4)(a), 4(b), ठीक है ना, वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बात दे रखी है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हम बोलते थे कि 89(4)(a), 4(b) इंक्लूड नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं सोचना, अगर दे रखा तो इग्नोर कर देना, ये मानते हुए कि वो है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो इसके जो नीचे दे रखा है यहाँ फॉर्मूले के अंदर, नेट आईटीसी हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते थे, ठीक है ना, इसके अंदर होता था जो भी टर्नओवर दे रखे हैं, चाहे जीरो रेटेड सप्लाई का हो या फिर नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, उसका टोटल कर लो, ठीक है ना, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई हटा देना, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जब टोटल टर्नओवर निकालेंगे, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, तो उसमें 89(4)(a), 4(b) जो होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना, वो दोनों का दोनों अगर दे रखा है, चाहे गुड्स का दे रखा हो चाहे सर्विसेज का, अब उसको इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तीसरी चीज हम निकालेंगे फॉर्मूले के जो ऊपर लिख रखा है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले हम सीखेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर पहले गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स का टर्नओवर कैसे निकालते हैं जीरो रेटेड सप्लाई का, फिर हम सर्विस का सीखेंगे। तो गुड्स के केस में क्या होता है, आपको वैल्यू दे रखी होगी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की, ठीक है ना, और 1.5 टाइम्स कर देना क्या, जो गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड किया है उसका, ठीक है ना, दोनों में से विच एवरेज लेस है वो वैल्यू आपकी टर्नओवर आ जाएगी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, बोलो क्लियर है। लेकिन यहां पर भी क्या होता था, जो टर्नओवर होता था 89(4)(a), 4(b) का, उसको इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब उसको इग्नोर करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से। आगे चलते हैं, अगर सर्विसेज की बात करें तो टर्नओवर कैसे निकालते थे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, तो जो भी करंट ईयर का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो उसमें ऐड कर दो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है प्रीवियस ईयर में, बट जीरो रेटेड सप्लाई जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइडेड कर रहे हैं, ठीक है ना, इन करंट ईयर, ठीक है, बोलो क्लियर है। अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है प्रीवियस ईयर में और सर्विसेज अभी करंट ईयर में प्रोवाइड कर रहे हैं, और माइनस कर देंगे क्या, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है करंट ईयर में, ठीक है ना, बट जो जीरो रेटेड सप्लाई जो सर्विसेज है ना वो अपकमिंग ईयर में प्रोवाइड करेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपको याद करना है फॉर्मूला। उसके बाद टर्नओवर होता था ना 89(4)(a), 4(b) का, ठीक है ना, उसको यहाँ पे लेस नहीं करते थे, अब उसको इग्नोर ही करना है, बोलो क्लियर है। तो ये तो है बेसिकली इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, जो आपको पहले से आता भी होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ 89(4) का कैसे है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमटीपी का। तो यहाँ पे एक कंपनी है और उसके अंदर यहाँ पे बता रखा है रूल 89(4) के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है ना, कि भैया क्या इसका किस तरीके से आप इसको निकालेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। तो 89(4) के हिसाब से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। रिफंड क्लेम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बेसिकली आप सीधा एक बार अपना फॉर्मूला लिख लो। तो अपना फॉर्मूला लिख लेना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है, नेट आईटीसी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो सबसे पहले नेट आईटीसी निकालेंगे। नेट आईटीसी के अंदर अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था इग्नोर करना है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद जो आईटीसी दे रखा है वो ड्यूरिंग द पीरियड दे रखा है, यानी करंट ईयर का दे रखा है, ये ले लेंगे। हालांकि इसमें लिख रखा है कि इंक्लूड कर रखा है 89(4)(a), 4(b) का 5 लाख अमाउंट। मैंने आपको बोला था इस बात को आपको इग्नोर कर देना है। तो टोटल 25 लाख रुपए ले लेंगे, यही आपका नेट आईटीसी आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो सीधा सीधा 25 लाख यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, नेट आईटीसी निकलेगा। अब निकालेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे वो भी आ जाते हैं, एक बार क्वेश्चन में देखेंगे। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ये रहा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो इंफॉर्मेशन दे रखी है अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमें तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स चाहिए ना, तो ये रहा, यहाँ पे दे रखा है 6 करोड़, लेकिन इसमें भी लिख रखा है कि इंक्लूड है 89(4)(a), 4(b) का टर्नओवर। ये हमें इग्नोर करना है, मैंने बताया था हर जगह। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 6 करोड़ आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सर्विस वगैरह की बात करनी रखी है, तो यहाँ पे निकल गया पूरा का पूरा 6 करोड़। अब नीचे वाला पोर्शन जो है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है ना, उसको निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालते टाइम सारा का सारा टर्नओवर ले लेंगे। तो टर्नओवर दो ही दे रखे हैं यहाँ पे, 6 करोड़ और 3 करोड़, ठीक है ना। तो मतलब जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, दोनों ही ले लेंगे। तो ये हो गया टोटल आपका 9 करोड़। खाली गुड्स का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 9 करोड़। तो 25 लाख, ठीक है ना, ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रखा होता तो वो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो ये आपका आंसर आएगा।
तो इस तरीके से है। उसके बाद अगर रूल 89(5) की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता था, रिफंड निकालते थे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे निकालते थे आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको प्रोडक्ट्स दे रखे होंगे, ठीक है ना, जैसे कि ए बी सी, ठीक है ना, और इनपुट्स का रेट दे रखा होगा जीएसटी रेट, ठीक है ना, और आउटपुट का जीएसटी रेट दे रखा होगा। तो आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट ए और बी के अंदर, ठीक है ना, इनपुट ज्यादा है, ठीक है ना, और ये देखो आउटपुट कम है दोनों के केस में। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको ये चीज चेक करनी है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये वाली लाइन तो नहीं लिख रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने दे रखी है कि प्रोडक्ट, इस वाले एग्जांपल में कि प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। ये अगर लाइन लिख रखी है इसका मतलब प्रोडक्ट बी नोटिफाइड है जिसके अंदर कोई भी रिफंड मिलने वाला नहीं है, तो ये हट जाएगा। अब खाली प्रोडक्ट ए बच गया है। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाली चीज होगी और इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी आपको आता भी होगा। नेट आईटीसी इनपुट का लेना है, खाली मल्टीप्लाई कर देंगे टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, जो खाली ए का टर्नओवर लेते हैं यहाँ पे, और डिवाइड करते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे उसके बाद टैक्स पेबल जब निकालते हैं तो आउटपुट रेट लेते हैं, ठीक है ना, खाली ए का, तो वो निकालते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। मल्टीप्लाई कर दो नेट आईटीसी जो कि खाली इनपुट का लेते हैं, तो जो यहाँ पे लिखते हैं ना वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद डिवाइडेड कर देते हैं नेट आईसी, लेकिन यहाँ पे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों लेते हैं। इसके अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जांपल के तौर पर इसको बना के आपको दे दिया। सुपर इंजीनियर वर्क्स, तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एबीसी, टर्नओवर दे रखा है, ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी रेट दे रखे हैं, आईटीसी अवेल दे रखा है, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में, हर एक प्रोडक्ट का अलग और इनपुट का रेट दे रखा है। अब अगर यहाँ पे आगे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड आपको बताना है, लेकिन साथ ही साथ नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो प्रोडक्ट है ना वो बी है ना वो नोटिफाइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि जो इनपुट है, ठीक है ना, कौन कौन से केसेस में इनपुट का रेट ज्यादा है। तो आप देखो इसमें 5% है, इसमें 18% है, तो ए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, और बी पॉइंट भी आ जाएगा क्योंकि बी में भी 18% है इधर इनपुट का और इधर 5% है। तो दोनों केस में क्या है, इनपुट का ए और बी प्रोडक्ट में इनपुट का रेट ज्यादा है और आउटपुट का कम है, तो दोनों ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बी है वो नोटिफाइड है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको हटा देंगे, खाली ए पॉइंट ए बच जाएगा, खाली ए प्रोडक्ट बच जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता ही है, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना। नेट आईटीसी इनपुट का निकालेंगे, तो नेट आईटीसी जब निकालेंगे इनपुट का कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इनपुट का मतलब क्या है, सर्विसेज को हटा दो, बाकी क्या बच गया, आईटीसी दे ही रखा है, तो सर्विसेज को हटा दो तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है ना, दोनों को प्लस कर दो और यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे खाली ए का लेना होता है, तो ए का टर्नओवर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, खाली ए का टर्नओवर, तो ए का टर्नओवर कितना है, 5 लाख ही लेंगे, ए का टर्नओवर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही है ना, ठीक है ना, बी तो हट ही गया अपना, तो डिवाइड कर देंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसमें सभी का लेते हैं, तो इसमें जितने भी टर्नओवर दे रखे हैं सबका टोटल कर लो, तो टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 9,50,000। माइनस करो टैक्स पेबल कैसे निकाला है, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, आउटपुट जो भी ए प्रोडक्ट हमारा जो हमने सिलेक्ट किया है उसका आउटपुट का रेट देख लो 5% और उसका टर्नओवर कितना है 5 लाख, 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा 25,000, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो नेट आईटीसी, तो जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो नेट आईटीसी, लेकिन यहाँ पर इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विसेज सबका चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट इन दोनों का टोटल, ठीक है ना, प्लस में इसमें सर्विसेज भी 10,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटली। अब इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या करा दिया है, मैंने आपको बता देता हूँ, एक बार वापस एक बार स्टार्ट से चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कि मई 25 में जो 4 अमेंडमेंट आई थी वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेज आए मैंने वो भी बता दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है खाली हमने, लेकिन पॉइंट नंबर 1 के अंदर साथ ही हमने रूल 89(4) और रूल 89(5) जो कि पॉइंट नंबर 3 है, ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही कवर हो गया, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए, फॉर्मूले भी देख लिए, तो अब हमें ये पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं, 4 में से एक अमेंडमेंट हो गया, दूसरी पे आ जाते हैं और बाकी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो अमेंडमेंट नंबर 2 यानी कि जो मई 25 में थी, ठीक है, तो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये रहा पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ,
ठीक है ना, प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू द एक्सपोर्ट। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करने के बाद क्या है, एक्सपोर्ट के टाइम पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती थी, जो भी टैक्स था वो मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए मुझे कोई अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अपवर्ड रिवीजन हो गया, प्राइस बढ़ गया, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी ना वो बढ़ गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपवर्ड रिवीजन हो गया, और जो डिफरेंस बचा ना उसके ऊपर मुझे एडिशनल आईजीएसटी पे करनी पड़ी, और उस एडिशनल आईजीएसटी पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर उसके लिए मुझे रिफंड चाहिए तो मुझे अलग से उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और जो भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं 5 करोड़ रुपए का मैंने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर मान लो इतना आईजीएसटी बनता है, तो इसके लिए मुझे कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है रिफंड के लिए। लेकिन बाद में अपवर्ड रिवीजन हो गया है, प्राइस बढ़ गया है 3 करोड़ से, यानी कि 8 करोड़ हो गया है, तो ये जो 3 करोड़ है इसके ऊपर एडिशनल आईजीएसटी मैंने पे किया, मान लो एज्यूम करते हैं 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख जो एडिशनल आईजीएसटी पे किया है, इसके लिए मुझे अब एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रिफंड के लिए जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर कॉमन पोर्टल पे। ये है एक और अमेंडमेंट। आगे चलते हैं, अमेंडमेंट नंबर 3 जस्ट रीड कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसमें यह बता रखा है कि जब अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हुआ है एक्सपोर्ट के केस में, जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा है, तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे सबमिट करने पड़ेंगे, वो सब बातें बता रखे हैं। जस्ट थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, ये ना के बराबर है, ये पूछने वाले नहीं है वो आपसे। अब फिर भी एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना। अब यहाँ पे जाते हैं, ये अच्छा खासा पॉइंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये एक और अमेंडमेंट है, क्या है ये, रिफंड ऑफ जीएसटी पेड, ठीक है ना, ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। तो जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है ना, और जो कि नोटिफाइड पर्सन कहलाते हैं, अब वो जो भी परचेज करते हैं, जो भी उन्होंने परचेज किया है, ठीक है ना, तो उस केस में उन्होंने जो टैक्स पे किया है, ठीक है, जो उनकी इनवर्ड सप्लाई थी उसके ऊपर जो भी उन्होंने सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी भरा होगा वो रिफंड हो जाएगा 50%, ठीक है, क्या हो जाएगा 50% रिफंड हो जाएगा। लेकिन वहां पर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो क्या होना चाहिए, सब्सिक्वेंट सप्लाई का होना चाहिए, यानी परचेज करके आके बेचने का होना चाहिए, और बेच भी किसको रहे हो, ऐसी यूनिट जो रन कर रहा है कौन, सीएसडी, और या फिर एथोराइज्ड कस्टमर ऑफ सीएसडी। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगर रिफंड क्लेम करना है किसको, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को, अगर ठीक है ना रिफंड क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में कॉमन पोर्टल पे। पहली बात ये है। दूसरा, किस फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा, आरएफडी 01 के अंदर करना पड़ेगा। तीसरा, ठीक है ना, जो रिफंड कर रहा है, ठीक है ना, रिफंड की जो बात आ रही है, रिफंड तभी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है ना, जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। कुछ कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, कि जो इनवर्ड सप्लाई हो कर रहा है, ठीक है ना, जो कैंटीन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, गुड्स की, तो वो जो है रजिस्टर्ड पर्सन से कर रहा हो, ठीक है ना, और उसके बदले में टैक्स इनवॉइस भी उसने लिया हो, और सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसने जो भी डिटेल वगैरह होगी, जो भी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होगी, वो सब उसने कर दिया हो। इतना ही नहीं, जो टैक्स इनवॉइस उसने दिया होगा, ठीक है ना, कैंटीन डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, उसके अंदर उस टैक्स इनवॉइस के अंदर नेम और जीएसटी, ठीक है ना, एप्लीकेंट का, यानी जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उसका लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, और जो गुड्स है जो रिसीव हुआ है, ठीक है ना, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, सीएसडी को, उसको क्या है, वो फर्दर क्या है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, फर्दर आगे सप्लाई करने का होना चाहिए, ऐसी यूनिट जो रन कर रहा है सीएसडी, या ऐसा कस्टमर जो एथोराइज बाय सीएसडी है। तो ये तो सारी अमेंडमेंट हो गई हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, काफी लंबे टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट कैसे याद करोगे, जो मैंने रेड में लिख रखा है इससे याद कर लेना। एक्सपोर्ट के केस में, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के केस में, सप्लाई के केस में, सेक्शन 77 हम पढ़ते थे उसके केस में, ठीक है ना, ये जो रेड में है ना, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अब जैसे एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में क्या है कि अगर आपने टैक्स पे किया है, आपने गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों में से किसी का भी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना, आपने टैक्स पे किया, तो उस पर क्या बन जाएगा, आपका रिफंड बन जाएगा। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बचा हुआ आपका, आपको रिफंड बन जाएगा। आपने क्या किया, आपने, ठीक है ना, टैक्स पे कर दिया किसी सप्लाई के ऊपर, लेकिन सप्लाई की ही नहीं है, उसका रिफंड मिल जाएगा। सेक्शन 77 के अंदर आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है ना, गलती से, और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जमा कर दिया, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर जो टैक्स का जो इंसिडेंस है वो आपने पास ही नहीं किया, खुद ही बोन किया है, तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड। और ऐसे पर्संस जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हैं, ठीक है ना, क्लियर है, तो उनको भी क्या है यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये था पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूं,
ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप कैसे कैसे खत्म हो गया है, देखो May 25 के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी 4 की 4 वो मैंने करा दिया है। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 3 भी हो गया है, पॉइंट नंबर 2 मैंने अलग से करा दिया है। अब खाली आपका काम क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस जो भी आपके पास कंपाइलर है, स्टडी मेट भी होगा, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप बना के देख लो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाएंगे अब की बार, ठीक है ना। ओके, और आज के लिए इतना ही। सितंबर 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट थी ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आज शाम तक आप लोगों को थ्योरी के 9 चैप्टर देने वाला हूं, सुपर क्विक रिवीजन मैराथन देने वाला हूं, जो जिनमें से कम 25 नंबर की वेटेज होती है 25 मार्क्स की, वो जरूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।